नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री पे। आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत जोरों शोरों से इस समय चल रही है। आपका रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है और आपका जितना तगड़ा रिस्पांस आएगा उतने ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन और जो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं जो डायरेक्टली आपको एग्जाम हॉल के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर क्लास को इंग्लिश में भी करा दीजिएगा। मैं दोस्त आज के लिए आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि ये जो हमारी पीपीटी है ये पहले से ही प्रिपेयर्ड बनाई हुई है, लेकिन जो अगले हमारे क्वेश्चन बैंक बन रहे हैं वो पूरे हिंदी और इंग्लिश में बन रहे हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के पेपर में बताओ भाई इसमें मैं क्या हिंदी में लिखूं, है ना, ध्यान दो, क्या हिंदी में लिखूं इसमें, क्या इंग्लिश में लिखूं इसमें। तो आज के क्वेश्चन के अंदर हिंदी और इंग्लिश का ज्यादा कोई महत्व रहने वाला नहीं है। मैं बिल्कुल बराबर तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाला हूं, लेकिन आपकी जो डिमांड थी उस डिमांड को मैंने एकदम सुन लिया है और अगली अगर आपकी कोई डिमांड हो तो उस डिमांड को भी आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और शाम को जो हमारी क्लासेस आ रही है हिमांशु सर की, वो भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे। वहां से क्लासें आपकी पूरे क्लियर हो रही होंगी और यहां कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत उत्तराखंड के पूरे विद्यार्थी इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपके आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री से जहां बच्चे डरते हैं वहां मैं ट्रिग्नोमेट्री से आपको प्यार करा दूंगा भाई। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आखिर ये कॉन्सेप्ट कैसे होते हैं और कॉन्सेप्ट कैसे करने होते हैं, ठीक है। क्या आप लोग मेरे साथ पढ़ने के लिए तैयार हो? मैं फिर बोल रहा हूं कि हमारी जो वीडियो देख रहे हैं वो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन भाई क्या तुम्हें कोई पैसे लग रहे हैं सब्सक्राइब करने के? मैंने ना पहली वाली क्लास में बोला ना कल वाली क्लास में बोला, लेकिन जब आज टेक्निकल टीम ने मुझे बताया कि भाई जो हमारे 80% विद्यार्थी इस क्लास को पढ़ रहे हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया है, मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर नहीं किया है मेरे भाई तो कर लो, क्या ही जाएगा, एक सब्सक्राइब का तो काम है। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का उपयोग करके सिद्ध करो कि यह है। आप बोलोगे गुरुजी हमने त्रिकोणमिति तो पढ़ी, यह क्वेश्चन कहीं नहीं देखा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यह क्वेश्चन एग्जाम्पल से लिया गया है। डिट्टो आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चन दिख सकता है, इस बात का याद रखना। कभी भी यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना होता है, ध्यान देना, कभी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना होता है तो एक नियम याद रखो। कभी भी प्रूफ वाले क्वेश्चन आए एक बात याद रखो, हमेशा कोई भी चीज हो उसे साइन और कॉस में चेंज करना सीखो, बस आपका आंसर चुटकियों में आएगा। कोई भी फंक्शन हो उसको साइन और कॉस में बदल दो, कोई भी फंक्शन हो। गुरुजी कैसे बदलेंगे, थोड़ा सा यहां पर आपको मैं फ्लैशबैक में ले जाता हूं और याद कराता हूं। यदि कहीं पर cosec x लिखा है मेरे दोस्त, यदि कहीं cosec x लिखा है उसे 1/sin x लिख लो बस। मेरे दोस्त ध्यान देना, यदि कहीं पर sec x लिखा है उसे 1/cos x लिख लो मेरे दोस्त। साइन और कॉस में बदलना है, इसके अलावा किसी में नहीं बदलना है। यदि कहीं पर लिखा है tan x तो आपको बदलना है sin x/cos x में। ये फॉर्मूले हैं, याद होंगे आपको, नहीं है तो लिख लो। और यदि है cot x तो उसको बदलना है cos x/sin x, ठीक है भैया। अगर sin x है तो उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले से ही sin x है। और यदि cos x है तो उसको तो पहले से ही cos x में रहने देना है। यदि साइन और कॉस के अलावा ये सारी चीजें दिखे तो इस फॉर्म में लिख देना। मैं गारंटी दे रहा हूं आप कभी इन क्वेश्चनों में अटकने वाले नहीं हो। आप बोलोगे गुरुजी ऐसी बात है क्या? मैं बोलूंगा बिल्कुल ऐसी बात है। आओ मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूं। एक क्वेश्चन में नहीं, 1000 क्वेश्चन करना, सब में यही नियम लगता है। बताओ sec a, भैया sec किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो sec को मैं लिख सकता हूं 1/cos a। भैया ये 1 - sin a को ऐसे रहने दो। गुरुजी क्यों? मैंने बोला कि कोई भी फंक्शन हो साइन और कॉस में ही लिखने की कोशिश करो, बाकी किसी में मत लिखो। गुरुजी sec को क्या लिखें? मैं बोलूंगा 1/cos प्लस भैया tan को क्या लिखते हैं? sin/cos लिखते हैं, sin a/cos a लिखते हैं, ठीक है। हमें 1 लाना है, सॉल्व करते हैं। ध्यान देना
भाई 1 अपॉन कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स, साइन ए को ऐसे ही रहने दो। यहां पर देखो बीच में प्लस है मेरे दोस्तों, बीच में है प्लस। प्लस मतलब क्या होता है? जोड़ना। अब भैया जोड़ना कैसे है? एलसीएम। जब बट्टे में चीजें एक जैसी होती हैं तो उसको उसी प्रकार लिख दिया जाता है और ऊपर वाली संख्याओं को भी इसी प्रकार लिख दिया जाता है। कहने का मतलब मैंने एलसीएम ले लिया कॉस ए, यहां 1, यहां प्लस, यहां साइन ए, ऐसी रहा। अब ऊपर वालों का तो मल्टीप्लाई होगा, नीचे वालों का आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो भैया 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 माइनस साइन ए का मल्टीप्लाई होगा किससे? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए। मेरे दोस्त क्या आपको फॉर्मूला नजर आया? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का, ये किसका फॉर्मूला है? देखो x माइनस वाई और x प्लस वाई का फॉर्मूला है। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये सभी विद्यार्थियों को क्या होगा? पता होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या है? दोनों जगह 1 है, माइनस वाई स्क्वायर वाई की जगह क्या है? साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या हो जाएगा? कॉस और कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आप यहां पर देख लीजिएगा। अब मुझे बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए होता है, और बट्टे में पहले से ही कॉस स्क्वायर है भैया। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट होके हमारा 1 आ गया, और 1 ही हमें लाना था। बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे गुरुजी इसको आपने कॉस स्क्वायर कैसे लिख दिया? फिर मैं उन्हें थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट भी नोट करते रहना भैया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यदि मैं इस साइन को इक्वल के उधर ले जाऊं मेरे दोस्त, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। होगा कि नहीं होगा? ये साइन इक्वल के उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इधर कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यही तो लिखा है। गुरुजी यहां तो आपने 1 लिखा है लेकिन यहां स्क्वायर लिखा है। मेरे दोस्त 1 को कितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। कॉस से कॉस कट गया और 1 आंसर आ गया। कभी भी जिंदगी में ट्रिग्नोमेट्री मिले, मेरे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना बस। सारी चीजें साइन और कॉस में बदल दो, 101% आपका आंसर आ जाएगा। 101%। कोई भी चीजें हो सबको साइन और कॉस में बदल दो, क्योंकि सबसे इजी साइन और कॉस में बदलना रहता है। ठीक है, मैंने बता दिया है। कॉसेक लिखा रहता तो मैं ये लिखता, सेक लिखा रहता तो ये लिखता, टेन होता तो मैं ये लिखता, कॉट होता तो मैं ये लिखता। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है। मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में जब ये डाला, मैंने कहा भाई मजा आ जाएगा बच्चों को इस क्वेश्चन को करने में। बोल रहा है कॉसेक ए बराबर एक्स प्लस 1/4x, तो हमें सिद्ध करना है, प्रूफ करना है कि कॉस ए प्लस कॉट ए बराबर 2x या फिर 1/2x होता है। ध्यान देना यहां पर, इस समय भाई ध्यान दो। तुम बोलोगे गुरुजी तुमने एक चीज बोला था कि सबको साइन और कॉस में बदल देना। मैं कहूंगा साइन और कॉस में तो बदल दोगे, लेकिन भैया यहां तो इन दोनों के बराबर ये प्रूफ करना है एक्स और वाई आ गया है, जबकि हमें कॉसेक की वैल्यू दी है। तो क्या मैं कुछ इस प्रकार से सोच सकता हूं? देखो इस कॉसेक की वैल्यू मुझे दे रखी है ना, इस कॉसेक की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर सकता हूं एक्स प्लस 1/4x, हाँ कि ना। और यदि इस कॉट ए की वैल्यू भी मुझे मिल जाती तो भैया मैं इसको प्रूफ कर लेता। कुल मिला के मुझे कॉट ए की वैल्यू चाहिए। जब मैं कॉसेक ए और कॉट ए को जोड़ूंगा तभी मेरे पास ये आएगा। इसका मतलब मुझे पहले कॉट ए की वैल्यू चाहिए। क्या कॉसेक और कॉट की कोई सर्वसमीका होती है? क्या कोई फॉर्मूला होता है? गुरुजी बिल्कुल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। 3 सर्वसमीकाएं सबको याद होंगी, नहीं है थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाके याद दिलाना चाहता हूं। साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये वाला चैप्टर ना बच्चे थोड़े से सहमे हुए रहते हैं, तो मैं हर एक कॉन्सेप्ट बताते हुए चल रहा हूं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, सेक स्क्वायर ए होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। ये तो याद ही होनी चाहिए भैया, 10th में हो आप।
ये लिख दिया मैंने, कौन सा फॉर्मूला, तीसरा वाला। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो निकल जाएगी भैया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे बताओ क्या कोसेक की वैल्यू मुझे पता है? बिल्कुल पता है, तो रखो ना जब पता है तो। x प्लस 4x है कोसेक की वैल्यू। गुरुजी यहाँ तो स्क्वायर लगा है, मेरे दोस्त तुम भी स्क्वायर लगा दो। तो यहाँ ध्यान देना, इस 1 को मैं इक्वल के उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर ए ऐसी रहेगा। बताओ x प्लस वाई का होल स्क्वायर लग सकता है क्या? गुरुजी लग सकता है, बिल्कुल बिल्कुल लग सकता है भाई। तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, x की जगह x और y की जगह 1/4x, प्लस का होता है y स्क्वायर, y की जगह है 1/4x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो प्लस का 1 था इक्वल के उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। भाई x स्क्वायर प्लस x से x कट गया, 2 से 4 कटा 1/2 बार, प्लस का 1/4x का होल स्क्वायर और माइनस का 1। अब हमें एक चीज पता है मेरे दोस्त, ये 1/2 और माइनस का 1, इस माइनस के 1 से तुम 1/2 को माइनस करोगे, मतलब 1 में से आधे को घटाओगे तो आधा ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो ये रहा माइनस का 1, ये रहा प्लस का 1/2। अरे प्लस माइनस माइनस होता है, 1 में से आधा माइनस करोगे आधा आएगा, और साइन जो बड़ी होता है, बड़ी संख्या कौन है? 1, तो माइनस का 1/2 आएगा। इन दोनों को सॉल्व करके प्लस का 1/4x का होल स्क्वायर। मेरे दोस्त यहाँ पर ही थोड़ा सा गेम खेला गया है। यह जो नंबर है यह होगा x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ ध्यान देना, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है ये ना x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर है। ध्यान से देखना, दिख रहा है ना सबको? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं इस साइड लिख दूंगा, लेकिन दिख रहा होगा वहां तक तो, है ना? तो ध्यान देना, अब मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा भाई? ये वही चीज है, ध्यान देना। अगर मैं इसको सॉल्व नहीं करता, अगर इसको सॉल्व नहीं करता, मैं x से x काट लेता, चलो नहीं काटता मान लो, तो ये 2x/4x हो जाता, फिर ये ऐसे माइनस तो होता नहीं। तो मैंने इसको सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद जब मैंने इसको माइनस करा, मैंने कहा ये आधा है और ये 1 है कि नहीं है? अरे ये आधा है, ये 1 है, और 1 में से आधा घटाऊंगा तो आधा, तो है तो ये एक ही चीज। यहां से यहां तक फॉर्मूला तो यही है, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर तो है यहां तक फॉर्मूला, ये तो वही है। लेकिन बस एक छोटा सा अंतर आया, प्लस की जगह यहां माइनस आ गया। मैंने बोला ये x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि अब ये माइनस का फॉर्मूला बन गया है। किसी को यकीन नहीं है तो इसको सॉल्व करना, यही लाइन आ जाएगी। इसका मतलब मुझे पता चल गया कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू यहां पर क्या रहने वाली है। मेरे दोस्त स्क्वायर हटेगा तो यहां रूट लगेगा, ध्यान देना, स्क्वायर हटता है तो रूट लगता है। मैंने स्क्वायर हटाया और यहां क्या लगा मेरे दोस्त? रूट लगा। और यह भी याद रखना कि रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस आता है, इस चीज को कभी भूल मत जाना। अरे बातें समझ में आ रही हैं कुछ, या सब यूं जा रहा है? अगर साल भर नहीं पढ़ा है तो यूं ही जाएगा अभी फिलहाल, ये वाले क्वेश्चन में, अगला आराम से आएगा। और जिसने मेहनत करी है उसको तो ये क्वेश्चन सीखना है, 80 से 80 लाने हैं, याद रखना। तो कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन भी आएंगे, उनको उड़ाना है बिल्कुल इसी तरीके से। भैया स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कॉट ए की 2 वैल्यू हो जाएंगी, प्लस माइनस में x माइनस 1/4x। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ध्यान देना, क्वेश्चन पूछता है कोसेक ए प्लस कॉट ए। हमें इस पे वैल्यू रखनी है, प्रूव ये करना है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। ये चीज़ तो हम बाद में प्रूव कर लेंगे, हमें इन दोनों को ऐड करना है, ये चीज़ आ जानी चाहिए। भैया कोसेक ए की वैल्यू क्या है? ध्यान दो, x प्लस 1/4x है कि नहीं है? बिल्कुल है। प्लस कॉट की भी 2 वैल्यू होंगी, एक प्लस में एक माइनस में। पहले प्लस वाली वैल्यू रख लेता हूँ, तो x माइनस 1/4x, माइनस का 4x प्लस का 4x कट गया, x और x कितना आ गया मेरे दोस्त? 2x। क्या हमको यही प्रूफ करना था? गुरुजी यही तो हमें प्रूफ करना था। मैंने बोला बहुत बढ़िया। दूसरा क्या प्रूफ करना है? 1/2 वाला। तो भैया अब यहाँ पर जो प्लस की वैल्यू रखी थी, एक बार कॉट प्लस का रखा, माइनस का रख दूंगा। ध्यान देना, फिर से कोसेक की वैल्यू रख रहा हूँ, x प्लस 1/4x। लेकिन अब साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर से माइनस है, माइनस प्लस माइनस का x, माइनस माइनस
प्लस का 1/4x, क्योंकि यहाँ पर कॉट की कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू आएंगी ना प्लस और माइनस वाली, तो x से x कट गया, 1/4x 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 प्लस 1/4x। भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 4x। मैंने बोला यदि एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसे ही लिख देते हैं, 1 और 1 2/4x। भैया 2 से 4 कट गया 2 टाइम, आंसर आया 1/2x। गुरुजी मज़ा आ गया क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आ गया, आपने हमें सिखा दिया, हम क्वेश्चन को उड़ा के आएंगे, ये वादा करो इस समय। पता नहीं क्यों ऐसा मेरा जी कह रहा है कि यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको नज़र आएगा पेपर में। भैया मॉडल पेपर के अंदर यदि क्वेश्चन रखा है, कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछ रहे थे मुझसे, अरे एक बात तो इतनी खतरनाक बात बोल दी, भाई इतना पढ़ रहे हो, इतने आप छोटे बच्चे भी नहीं हो जो ऐसी बात करोगे। एक विद्यार्थी का कमेंट था, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट थे विद्यार्थियों के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी बोला है, मैं जब आपसे 80 से 80 का वादा कर रहा हूँ तो भाई कुछ सोच समझ के कर रहा हूँगा, अपने इस एक्सपीरियंस के तौर पर बोल रहा हूँगा। जब पिछले कई सालों में बच्चे के 100 से 100 नंबर आए होंगे तभी मैं ये बात बोल रहा हूँगा, और अपनी मुझे मेहनत पर भरोसा होगा तब मैं ये बात बोल रहा हूँगा। मैंने आपसे पहले ही बोला है कि ये मेरे क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पेपर हूबहू ऐसा मिलेगा, नंबर अलग हो सकता है, मैंने पहले दिन से ही यही बोल रहा हूँ। एक बच्चा बोलता है गुरुजी माँ कसम खाओ कि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। सोचो भाई, मैं इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और एक कमेंट ऐसा मिलता है कि गुरुजी माँ कसम खाओ कि पेपर में यही आएगा। सोचो अगर आप ऐसी मेहनत करते और आप इस कमेंट को पढ़ते, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ आपका बिल्कुल दिल नहीं करता फिर पढ़ाने का। कोई बात नहीं, उस विद्यार्थी ने जैसे भी बोला, जो भी बोला, जो समझ के बोला, मान सकता हूँ कि पहली बार आपके लिए क्लास लेके आया हूँ, बहुत सारे बच्चों को यकीन भी नहीं होगा कि ये आएंगे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन भाई जब आपके सामने मैं आया हूँ, कुछ सोच समझ के आया हूँ। 10 दिन आपके पास जब 7 दिन बचे थे तब मैं यहाँ लेके आया हूँ, और फिर भी मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि 80 से 80 आपके क्वेश्चन, 80 से 80 नंबर आपके आएंगे, है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि जो सिर्फ लास्ट 10-15 दिन पढ़ेगा उसके 80 से 80 आ जाएंगे। वो 80 से 80 कहने का मतलब उसके 40-50 आराम से आ जाएंगे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन जिस बच्चे ने मेहनत करी है साल भर भाई, उसके 80 से 80 आएंगे। मैं ये गारंटी तुम्हें दे रहा हूं, अभी भी गारंटी दे रहा हूं। तो भाई कोई भी ऐसे कमेंट ना करें जिससे हमारा दिल आहत हो। तो मैं अगर ऐसा कभी कहता नहीं हूं, लेकिन पहली बार मैं क्लास में ये बोल रहा हूं, नहीं तो मैं कमेंट से ज़्यादा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जब प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं तो उससे अच्छा लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चों के लिए कुछ काम मैं कर रहा हूं। लेकिन कल एक ऐसा कमेंट मिला कि जिससे थोड़ा सा बुरा लगा। कोई बात नहीं, है ना, कुछ सोच समझ के आप लोगों ने बोला होगा। मैं चलूँगा अगले क्वेश्चन पर, तो इस बात का प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। बच्चों ने कहा कि गुरुजी साइंस का भी पढ़ाओगे, मैंने बोला मैं साइंस भी आपको पूरी करा दूंगा। तो जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा सा संयम बनाए रखें और इन क्वेश्चनों को आराम से करें। एक छात्र के घर से निर्देशांक ज्ञात करो। एक छात्र के घर के निर्देशांक ज्ञात करो। निर्देशांक होते हैं x, y होते हैं, हमेशा याद रखना। जो x अक्ष पर स्थित है भैया, x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0, ये भी याद रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। x अक्ष के जो बिंदु होते हैं वो होते हैं x, 0, और जो y अक्ष की बात अगर करता तो y अक्ष के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0, y। कितने होते हैं? 0, y। तो x अक्ष पर स्थित है और उसके कॉलेज और नाई की दुकान ये है। ध्यान देना कितना जबरदस्त क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन अगर समदृष्टि बनाना होता सीधे बनाता, लेकिन उसने ना सोच समझ के बनाया है। कुछ बोला, क्या बोला, ध्यान देना। यहाँ पर a, भैया ये उसका a क्या है? कॉलेज है, और कॉलेज के पॉइंट 2, -5 दिया है। भैया नाई की दुकान, और नाई की दुकान भी उसने दे रखा है -2, 9 है। इन दोनों के बीच में भैया उसका घर है कहीं पर, और जो x अक्ष पर है इसको c मानता हूँ। x अक्ष के निर्देशांक होते हैं x, 0। तो उसने बोल रखा है वो समान दूरी पर है। भैया कौन? जो उसका घर है, उसके घर से कॉलेज भी समान दूरी पर है, उसके घर से यह जो क्या है नाई की दुकान है ये भी समान दूरी पर है। ऐसा क्वेश्चन है भैया। इस क्वेश्चन को इक्वी डिस्टेंस लिखा आएगा इंग्लिश में। इंग्लिश में आएगा सिर्फ यहाँ पर एक शब्द इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस हिंदी में आ जाएगा समदूरस्थ है। सम मतलब समान, दूरस्थ मतलब दूराई पर है, ठीक है।
यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मैंने बुक में भी बताया है, ऑफलाइन के बच्चों को पूरा बता रखा है कि ये क्वेश्चन आने के चांस 100% है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। बस समदुरुस्ती की कंडीशन पता होना चाहिए, नंबर चेंज हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक्स की जगह वाई आ सकता है तो 0, y लिख देंगे, बस इतना ही यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, समदुरुस्त मतलब समान दूरी पर है, मतलब AC और CB की दूरी आपस में क्या रहने वाली है, बराबर रहने वाली है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, समान दूरी पर है। भैया दूरी फॉर्मूला याद है आपको? गुरुजी याद है, ठीक है मेरे दोस्त, याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी यही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कई सारे बच्चे, देखो आप लोग ना कैसे करते हो, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ। कई सारे बच्चे क्या करेंगे, AC की दूरी अलग निकालेंगे और CB की दूरी अलग निकालेंगे, फिर दोनों को बराबर करेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, जब समदुरुस्त वाली कंडीशन आए ना मेरे दोस्त, आपको पहले ही बराबर में रख लेना है और बराबर में रख के पहले ही होल स्क्वायर कर लेना है। गुरुजी होल स्क्वायर क्यों करेंगे मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ देखो रूट नज़र आ रहा है, इस रूट को हटाने के लिए मेरे दोस्त होल स्क्वायर करोगे तो फायदे में रहोगे। भैया पहले ही मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर लिया, दोनों साइड स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी वही फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। गुरुजी वैल्यू रखें क्या? बिल्कुल वैल्यू रखेंगे। पहले इसके लिए निकाल रहा हूँ ना, तो ये x2 होगा, ये x1, तो x2 कितना हो जाएगा x, x1 कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस भैया y2 कितना है इस समय, y2 0, क्योंकि मैं AC के लिए निकाल रहा हूँ तो यही 2 पॉइंट हैं इस समय, माइनस y1 कितना है गुरुजी -5, तो माइनस माइनस प्लस कर दो ना सीधे ही गुणा में, बराबर। अब मैं C और B के लिए निकाल रहा हूँ, ये 2 पॉइंट हैं, याद रखना, ये नहीं कि मैं कैसे रख रहा हूँ क्या रख रहा हूँ, अगर पूछ रहे हो ये ध्यान दो, मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। यहाँ पर C B निकाल रहा हूँ तो C और B इस समय ये पॉइंट हैं, तो भैया पीछे वाला पॉइंट दूसरा वाला होता है, x2 - का 2 है और x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 9 है, माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर। तो भैया होल x - y का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, फॉर्मूला x स्क्वायर माइनस का 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स की जगह x, y की जगह 2, प्लस का y स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मेरे दोस्त 25 होता है। जब दोनों माइनस के हों, याद रखो, जब दोनों माइनस के हों तो फॉर्मूला प्लस का लगता है, दोनों संख्याएं माइनस के हों फॉर्मूला प्लस का लगता है, याद रखो। तो भैया 2 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला प्लस का लगेगा, तो 2x की जगह 2, y की जगह x, 2xy प्लस y की जगह x का स्क्वायर। भैया 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 25, 2 का स्क्वायर 4 बराबर के इधर आएगा माइनस का 4, 2 दूनी 4x बराबर के इधर आएगा माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर बराबर के इधर आएगा माइनस का 81। वहीं रहने दो मेरे दोस्त, वहीं रहने दो। कुछ कट रहा है दोस्त, काटने में तो आप लोग माहिर हो ना, तो काट दो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस ये माइनस मेरे दोस्त, 4x से 4x मत काट देना, ये भी माइनस ये भी माइनस, भैया 4 से 4 कट जाएगा गुरुजी, क्यों? क्योंकि एक प्लस है और दूसरा माइनस है, माइनस माइनस जुड़ता है, 4x में 4x जोड़ोगे माइनस का 8x आएगा। भैया 81 25 बराबर के उधर चले जाएगा क्योंकि संख्या है, और 25 बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, आ रही बातें समझ में? तो इसको यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ध्यान देना। भैया माइनस का 8x ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 81 में से 25 घटाओगे, 81 से 25 तो आएगा 56 56। भैया x इक्वल टू, ध्यान देना, माइनस का 8 इक्वल के उधर चले जाएगा, 8 सते 56, 7 टाइम कट गया, x इक्वल टू माइनस का 7। क्वेश्चन क्या बोला था? उसके घर के निर्देशांक, भैया यही तो उसका घर है, तो x, 0, तो घर के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्यामिति घर के कितने हो जाएंगे -7, 0। मेरे लालो
मेरे बच्चों, क्या यह क्वेश्चन 7.1 का 7वां क्वेश्चन तो नहीं है कहीं बुक का? एक बार जाके देख लेना। यही क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मुझे आंसर याद है। -7,0 आता था और वहाँ इतना घुमा के नहीं लिखा था, वहाँ सीधे लिखा था कि a 2,-5 है, b -2,9 है, ये एक दूसरे से समदुरुस्त हैं और x अक्ष पर स्थित हैं, तो x के निर्देशांक ज्ञात करो। तो उसका आंसर भी यही था, बस यहाँ घुमा दिया है थोड़ा। स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलूँगा अगले क्वेश्चन की ओर। समय बहुत कम है और आपको मज़ा आ रहा होगा। और आपका भैया परसों हिंदी का पेपर भी है। हिंदी वाले भी कह रहे हैं गुरुजी कुछ तो हिंदी में भी बता दो। हिंदी में भी ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा। तरीके क्या, थोड़ा सा बताऊंगा कि कैसे आपको कॉपी में लिखना होता है ना, क्योंकि आपका पहली बार बोर्ड है। तो कैसे हम साफ राइटिंग करें, कैसे हमें लिखना है, क्या हमें पहले करना चाहिए, निबंध हम पहले लिखें बाद में लिखें, वो सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान देना भैया। केस स्टडी, अभी तक केस स्टडी यूके बोर्ड के अंदर नहीं पूछी जाती थी, पहली बार केस स्टडी पूछा गया है। इसका मतलब मॉडल पेपर में केस स्टडी आई हुई है तो पेपर में भी आएगी भाई, ये तो साफ सी बात है। गुरुजी आएगी तो सिखा दो ना हमें, तो सिखाने के लिए तो आया हूँ। केस स्टडी कुछ नहीं होती है, केस स्टडी आसान है। विजय अपने घर के पास एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। भाई कोशिश कर रहा है तो ठीक है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसे हल करने के लिए वह समरूप त्रिभुज, भैया मैं अभी आगे भी आपको सिखाने वाला हूं और पहले भी मैंने बताया समरूप त्रिभुज क्या होता है, कि गुणों का उपयोग करता है। समरूप मतलब सिमिलरिटी का यूज करता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। विजय के घर की ऊंचाई 20 मीटर है। भैया विजय की जो घर है उसकी ऊंचाई 20 मीटर है। वह जमीन पर 10 मीटर लंबी छाया डालता है। भैया उसी समय टावर 50 मीटर लंबी छाया डालता है। बहुत बढ़िया, मान लीजिए कि घर व टावर दोनों जमीन के लंबवत हैं। समझ में आई बातें? आप ध्यान देना, कहाँ पर करें भैया, जगह तो है नहीं, लेकिन हम कुछ चीज़ें याद कर सकते हैं ना। देखो विजय के घर की लंबाई 20 है, याद रखना, और ज़मीन पर कितने की छाया बनाता है, 10 की, और उसके टावर की ऊंचाई 50 मीटर लंबी छाया है ना। टावर की छाया 50 मीटर है और दोनों ज़मीन के लंबवत खड़े हैं। अगला पेज होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। भैया उसने क्या बोला, उसने बोला ना एक विजय का घर है। मैंने बोला ठीक, विजय का घर ये है। विजय का घर कितना मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है विजय का घर। मैं इसको ए बी मान लेता हूँ। मैंने बोला इसकी जो छाया है, इस घर की जो छाया है, भैया ये जो घर की छाया है, अगर सूरज होगा यहाँ, यदि सन होगा इधर, तो छाया बनेगी इधर। कभी भी जो छाया बनती है वह सूरज के विपरीत ओर बनती है। दिन के 12 बजे हमारी छाया नहीं बनती है, उस समय सूरज हमारे सर के ऊपर होता है। अगर मान लो अगर सूरज यहाँ है तो छाया इस साइड बनेगी, तो भैया छाया ऐसे ही तो बनेगी ना, ये इसकी छाया मान लेता हूँ। तो उसने बोला कि जो छाया है वो कितनी है, 10 मीटर बन रही है। ऐसे यहाँ पर कुछ एंगल बनना होगा, थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, वैसे हालांकि जो एंगल बनेगा वो यहाँ पर थीटा एंगल बनेगा और फिर यहाँ पर थीटा बन जाएगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। उसने बोल रखा है समरूप त्रिभुज से करना है, तो हम करेंगे समरूप त्रिभुज से ही। यहाँ ध्यान देना, ए बी इसको सी मानता हूं। ठीक इसी समय, जिस समय सूरज यहां पर है, उस समय एक टावर की आपसे छाया, आपके क्या पूछा, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक इसी समय ये एक टावर की ऊंचाई ज्ञात करना चाह रहा है, जबकि ये जो टावर है इसकी जो छाया है वह 50 मीटर है। कितनी मीटर है, 50 मीटर है। मैं इसको लिख लेता हूँ PQR। और उसने बोला है कि ये दो के दो आपस में क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, समरूप त्रिभुज हैं। मेरे दोस्त समरूप त्रिभुज की खासियत होती है भैया, सेम साइडों का जो रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होता है। ये भी लंबवत है 90 डिग्री, ये भी लंबवत है। तो अगर मैं बात करूं P और Q की, बताओ PQ किसके बट्टे में आ जाएगा, सेम इसी प्रकार का यहाँ भी तो है A और B, तो ये A और B हो जाएगा बराबर। अगर मैं बात करूं R और Q की, और तो इसके बट्टे में कितना आ जाएगा, BC आ जाएगा।
कल के क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। इसी प्रकार के क्वेश्चन में हमने रेशियो पलट दिए थे और एक बहुत शानदार विद्यार्थी ने कमेंट करके उसका पूरा आंसर सही कर दिया था। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ऊपर नीचे हो गए थे। बहुत बढ़िया। और मैंने उस कमेंट को पिन भी कर दिया था ताकि और विद्यार्थियों को भी पता चल जाए। मैं पिन बहुत कम कमेंट करता हूँ, जो दिल को छूते हैं वही कमेंट को पिन करता हूँ। तो वह वहाँ पर कमेंट में अच्छा आंसर दिया था, मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, ठीक है। तो पी और क्यू कितना है गुरुजी, यही तो हमें बताना है। एच बताओ ए और बी कितना है, ए और बी 20। देखो दोनों लंबवत है ना, तो दोनों का रेशियो ले लिया। बताओ आर और क्यू कितना है, 50 है। बट्टे में कितना आ जाएगा 10। 0 से 0 कट जाएगा, 20 का गुणा 5 से हो जाएगा। तो भैया एच बराबर 20 पंजे कितना हो गया तुम्हारा, 20 पंजे 100। ठीक है, समझ में आ गई। तो जिस समय इसके घर की छाया 10 थी उस समय इसके टावर की ऊंचाई कितनी थी मेरे दोस्त, 100 मीटर थी। ये पहला क्वेश्चन। उसने बोला सिमिलर ट्रायंगल से ही करना है। और देखो जो इन दोनों का रेशियो होता, ठीक है, पी और आर, अगर ऐसे पूछता पी और आर का जो रेशियो होता वो ए और सी के बराबर ही होता है। यही तो सिमिलर ट्रायंगल है। बाकी अभी प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, उन सब में हम बताते हुए चलेंगे। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखो, इसी में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, हम क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं कि यदि विजय का घर किसी अन्य समय 12 मीटर की छाया डालता है। भैया क्वेश्चन ऊपर था ना, मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी में क्वेश्चन जो बी था, यदि विजय का घर किसी अन्य समय 12 मीटर की छाया डालता है। बोल रहा है जो ये विजय का घर है, मैं इसको रब कर रहा हूं दोस्त, जो विजय का घर है ना उसकी जो छाया है अगर 12 मीटर की हो। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि यदि जो विजय का घर है इसकी छाया अगर कितने मीटर हो, 12 मीटर की हो, तो उसी समय टावर की छाया की लंबाई बताओ। बोल रहा है जब विजय का घर 12 मीटर का है तब ये जो टावर की जो छाया है मेरे दोस्त यह कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन। अब हमने ये तो निकाल दिया है 100, तो इसको लिख दो। उसने बोला ऐसा करो, विजय की घर की जो छाया है वो 12 मीटर हो रही है, तो तुम अब टावर की छाया बता दो। फिर से वही नियम, पी क्यू कितना है एच, और बट्टे में कितना आएगा ए बी कितना है 20 बराबर, यहाँ एक्स आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 12। क्या मुझे h का मान पता है गुरुजी, h का मान पता है ना, सीधे सीधे कर दो, इतना समय क्यों लगा रहे हो। लो मेरे दोस्त 100 हो गया, 0 से 0 कट गया, 2 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, तो 5 बराबर x बट्टे 12। इस 12 का गुणा किस में कर दोगे, 5 में कर दोगे, x का मान 12 पंजे 60 मीटर। अच्छा क्वेश्चन, बस सिमिलर ट्रायंगल का नियम है, आ गया होगा समझ में। एक क्वेश्चन इसी में और था मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन को भी पढ़ लेता हूं कि यदि टावर की छाया 40 मीटर हो जाती है, मैं इसको फिर मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। यदि टावर की छाया हो जाती है 40 मीटर, गुरुजी ठीक है, अब टावर की छाया मैं 40 कर देता हूं। यदि टावर की छाया 40 मीटर हो जाती है तो उस समय विजय के घर की छाया कितनी होगी। अब ये पूछ दिया उसने, भैया यही तो घर था, मैंने बोला x मीटर होगा, फिर से वही नियम लग जाएगा। ध्यान दो, तो क्या होगा h/40, सॉरी h कितना है 100 है, 100 के बट्टे में क्या आएगा, किसके सिमिलर है इसके, तो ये आ जाएगा 20 बराबर, यहाँ क्या आएगा 40, इसका आधार ये रहा, इसका आधार ये रहा, तो बट्टे में x आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, x का गुणा 1 में होगा x एकम x, 2 का गुणा 4 में होगा 4 दूनी 8 मीटर। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक चित्र बनाना है बस, हर बार वही करते रहना है। क्वेश्चन में चीजें उसने बदल बदल के बोली, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार और। ये रहा देखो, यदि विजय के घर की किसी अन्य समय 12 मीटर की छाया हो तो उसी समय टावर की छाया। लो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, है ना, करते रहना बाद में, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन रखे हुए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन रखे हैं कि आपका इनको पढ़ते पढ़ते दिमाग भी चकरा सकता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चनों के आने के चांस बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये क्लास को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका सीखना है। मैंने हर बार बोला है क्वेश्चन पढ़े हुए ही आएंगे पेपर के अंदर, लेकिन वहां पर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है तो हम क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या उनके अंकों के योग का 7 गुना है,
उनके अंकों के गुणनफल के 5 गुने से 2 अधिक है वह संख्या क्या है। ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम 3.2 का या 3.3 में ये क्वेश्चन है जहां पर लिखा हुआ है कि 10 गुना है, लेकिन यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया है, 7 गुना बोल दिया है और कितना गुना बोल दिया है, 5 गुना। सबसे पहले बोला है कि वह संख्या ज्ञात करो, इसका मतलब यह 2 अंकों की कोई संख्या है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं, माना हमें इसमें लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है और लिखते लिखते हमें इसको करना पड़ेगा। माना इकाई का अंक, ठीक है, माना इकाई का अंक हम क्या मानते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, x मान लिया, ठीक है। इकाई के बाद आता है दहाई का अंक, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, इसका मतलब संख्या क्या बनेगी, पहले आता है इकाई फिर आता है दहाई, ठीक है। तो इसका मतलब इकाई के स्थान पर x है और दहाई के स्थान पर क्या है, y। इसका मतलब जो भी वो संख्या बनने वाला है, जो भी वो अंक बनने वाला है, वो क्या बनने वाला है, yx। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ध्यान देना, अगर हमें 2 अंकों की कोई संख्या लिखनी है, मैंने कहा मेरे को लिखना है 45, तो बताओ मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, क्या 4 × 10 + 5 लिख सकता हूं मैं, 10 चक्को 40 और +5 45। मैंने कहा अगर मेरे को 98 लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 9 × 10 और प्लस में क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। मैंने कहा यदि मुझे लिखना है 72 तो मैं कैसे लिखूंगा, 7 × 10 प्लस में क्या लिखूंगा, 2। तो मुझे पता लगा कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है, इसको मुझे लिखना है, तो पहले वाले नंबर में, कौन से वाले में, दहाई वाले नंबर में 10 से गुणा कर दो और उसके बाद इकाई का अंक जोड़ दो, तो वह नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना है। तो अगर मैं यहां पर देखूं कि जो अभिष्ट संख्या बनने वाली है, अभिष्ट संख्या जो बनने वाली है वो क्या बन जाएगी, मैंने बोला पहले वाले में 10 का तो कर दो मल्टीप्लाई और पीछे वाले को उसमें जोड़ दो, तो यही वो संख्या होगी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बस इतना आपको लॉजिक पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो ये क्वेश्चन हिलने वाला है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन पढ़ना है। इसके बाद ये कॉन्सेप्ट था, एक 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या कौन सी है हमारे पास, ये रही। यहां पर लिखना प्रथम शर्त के अनुसार या फिर पहली कंडीशन में यहां पर पढ़ रहा हूं, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या क्या है हमारे पास, ये रही 10y + x, यही तो 2 अंकों की संख्या है। 2 अंक की संख्या, उनके अंकों के योग, भैया उनके अंकों का योग, इसका मतलब संख्या है क्या, यही तो संख्या है yx। इनके अंकों का योग यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं, x + y, अंकों के योग का 7 गुना है। भैया जो ये अंकों का योग है इसका कितना गुना है, इसका है 7 गुना, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। दोबारा से समझना क्वेश्चन को, एक 2 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या में इसको लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। उनके अंकों के योग, अंकों का योग, यही तो संख्या है। संख्या ये भी वही है, ये भी वही है, दोनों एक ही हैं, लिखने का तरीका बदल गया है बस। तो इनका योग कितना हो जाएगा, x + y, योग का कितना गुना है, 7 गुना है। भैया सॉल्व कर लो, 10y + का x = 7 का गुणा x में करोगे तो 7x + का 7 का गुणा y से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7y। सॉल्व करो, x को x के साथ ले जाओ, y को y के साथ, तो भैया ये x ऐसी रहे, 7x इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7y तो इक्वल के उधर पहले से ही है, ये 10y इक्वल के उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का 10y हो जाएगा। ठीक है, 7x में से 1x माइनस करो तो बचा माइनस का 6x। ठीक है, इक्वल का हो जाएगा इक्वल, 10 में से 7 कम करोगे तो माइनस का 3y आएगा। भैया माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा। ध्यान देना, 3 से 6 कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो मुझे पता चला 2x बराबर क्या हो गया, y। फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो, कंडीशन नंबर 1 मानकर। बस अब आगे को पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है और उनके अंकों के गुणनफल, अंकों का गुणनफल मतलब यह है संख्या, इनका गुणनफल मतलब गुणा, अंकों का गुणनफल, ध्यान देना, और उनके अंकों का गुणनफल के 5 गुना, के 5 गुना से 2 अधिक है। से कितना अधिक है, 2 अधिक है। फिर ध्यान देना, उनके अंकों के,
उनके अंकों के गुणनफल के 5 गुना, अंकों का गुणनफल के 5 गुना से 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? 2, जो वो संख्या थी, और संख्या थी क्या? 10y प्लस एक्स थी, 10y प्लस एक्स हमने मान रखी थी। इसको गुणा भाग करते हैं और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हुआ 10y प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 5 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे कितना आएगा? 5x आएगा। ठीक है, एक मिनट, ये पहले से ही मल्टीप्लाई है, ध्यान देना। तो ये xy पहले से ही है, तो 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5xy हो जाएगा, और प्लस का 2। इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में मत कर देना, 2 अलग है, इस 5 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें हो रहा है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे को पता है कि मैं y की जगह क्या पुट कर सकता हूँ। देखो, y की जगह क्या रख सकता हूँ? 2x। जहाँ जहाँ y है वहाँ 2x रख लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10, y की जगह कितना लिख दूँ? 2x। ये हो जाएगा 2x, प्लस का x ऐसे ही रहने दो, इक्वल टू 5 ऐसे ही रहेगा, x को ऐसे ही रहने दो। ये y की जगह क्या लिख दूँ? 2x लिख दो। ठीक है, और प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20x, और प्लस का x ऐसे ही रहेगा, बराबर 5 दूनी 10 हो गया। x का x में गुणा करोगे क्या आएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का 2। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान देना, 20 और 1 कितना हो गया? 21। तो मैं लिखता हूँ 10x स्क्वायर और 21 बराबर के उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का 21x हो जाएगा। अरे 20 और 1 21x बराबर के उधर गया, माइनस का कर दिया। ये 10x स्क्वायर पहले से यही है, और प्लस का 2 बराबर 0। अब बताओ इसमें क्या करोगे, कैसे निकालोगे इनका मान? यहाँ पर ध्यान देना, द्विघात बहुपद बन गया है। चैप्टर नंबर दूसरे का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, द्विघात बहुपद सॉल्व करोगे, x का मान मिल जाएगा। अब द्विघात बहुपद कैसे सॉल्व करते हैं भाई, ये सबको पता होना चाहिए। मैंने कल की वीडियो में ये बताया हुआ था, द्विघात बहुपद से क्वेश्चन 101% लिख लो, 101% आएगा यहाँ से। तो मैंने बोला था कि जब इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट वाले से पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। एक हमें ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करके तो 20 आए, लेकिन जोड़ने के बाद कितना आए? 21 आ जाए। तो क्या हो जाएगा नंबर, जल्दी से बता दो। 10x स्क्वायर माइनस का क्या लिख सकता हूं? 20 प्लस 1। अरे 20 का 1 में गुणा करोगे 20 आएगा, और जोड़ के कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए, प्लस का 2 बराबर 0। अब ये तो आना ही चाहिए, वही 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो द्विघात बहुपद आना चाहिए आपको। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, 10x स्क्वायर ऐसी रहेगा। ठीक है, इस माइनस का 20 में इंटू करो तो माइनस का 20x रहेगा। ध्यान देना, माइनस प्लस माइनस का x हो गया। ठीक है, ये x बाहर से आ रहा है, और प्लस का 2 बराबर 0। देखो यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? 10 दोनों के अंदर है, x भी दोनों के अंदर है, तो क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ध्यान देना, एक x यहाँ बचा, माइनस यहाँ x था, बाहर ले लिया। अब 10 का पहाड़ा 20 में कितनी बार जाता है? 2 बार जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, कुछ कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। यहाँ x है लेकिन नहीं, यहाँ x नहीं है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है। तो भाई जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ क्या होता है? 1। सबका मालिक 1, तो 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया है। माइनस कॉमन क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ x प्लस का है, इस x को प्लस का बनाना है तो माइनस बाहर लेना पड़ेगा। एक बार जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें हैं उनको लिखते हैं, एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है संख्याएं उनको लिख लेते हैं। तो बताओ x माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया है? 2 आ गया। अगर मैं इसको सॉल्व करूं 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से 10x इक्वल टू 1 इक्वल के उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू 1/10 आ गई। तो भैया x की वैल्यू 1/10 हो नहीं सकती है। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x का मान कितना है? x का मान 2 है। इस x के मान को यहाँ पर रख दो, y का मान 4 आ गया। समीकरण 1 से ध्यान देना, ये हो जाएगा 2 इंटू, और x की जगह कितना रखना है? 2 रखना है, इक्वल टू y। तो 2 दूनी 4, y का मान कितना आ गया? 4 आ गया है। भैया हमसे बोला था कि वह संख्या क्या है, बताओ संख्या क्या थी? yx थी। तो इसका मतलब जो हमारी संख्या हो जाएगी वह संख्या कितनी हो जाएगी? पहले y लिखना, y कितना है? 4, फिर लिखना x, और x कितना है? 2। इसका मतलब वो संख्या कितनी थी? 42। भैया रिपीट होगा क्वेश्चन, पिछले के पिछले साल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को नोट करो।
ठीक है, आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन था, मैं फिर बोल रहा हूँ, बस एक ही कॉन्सेप्ट इसमें याद रखना था। अभिष्ट संख्या जब भी 2 अंकों की संख्या होती है उसको इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, उसको क्या लिखते हैं, इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। बाकी तो सारा का सारा मैंने क्या कर रखी है, गुणा भाग कर रखी है। यहाँ पर द्विघात बहुपद को सॉल्व किया गया है, आपको द्विघात बहुपद सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आता है तो भाई दिक्कत है थोड़ी, है ना, थोड़ी दिक्कत नहीं, फिर बहुत दिक्कत है, क्योंकि 9th का चैप्टर भी यही था। अगला क्वेश्चन ये रहा भैया, 101% क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर से, क्योंकि या तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन मिलेगा या फिर जो पिछली बार क्वेश्चन आ रखा था, एक डेंजर वाला क्वेश्चन था। इस चैप्टर के अंदर एक ही क्वेश्चन है, हो सकता है वो क्वेश्चन आ जाए। उस क्वेश्चन को मैं अपने प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा। ये फिलहाल यूके बोर्ड का मॉडल पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन कहता है P का मान ज्ञात करो, P का मान ज्ञात करो जिसके लिए द्विघात समीकरण P + 4x² माइनस का P + 1x प्लस का 1 = 0 के मूल, ठीक है, दिया हुआ है मूल वास्तविक और बराबर हैं। क्या दे रखा है, मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो एक कंडीशन याद रखना, मैंने बोल रखा था यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आता है तो भैया मूल, दो मूल अलग अलग होते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न मूल, यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, भिन्न भिन्न मूल। और मूल कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। अरे तुम लोगों से चुप नहीं रहा जाता क्या, 4 दिन बाद पेपर है, पढ़ाई नहीं हो रही अभी भी है। यहां दूसरा देखना, हमने दूसरा बताया था b² - 4ac = यदि 0 हो जाएगा, और यहीं पर k का मान निकालने के लिए आता है, तो b² - 4ac यदि 0 होता है तो क्या होते हैं, दो बराबर मूल होते हैं, दो बराबर वो वास्तविक मूल। बस इस कंडीशन को याद करनी है, इस कंडीशन को याद करना है। उसने वही बोला है कि वास्तविक मूल हैं और कैसे हैं, बराबर। जब k की वैल्यू निकालने को आएगा यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, और एक और होता है b² - 4ac का मान यदि 0 से छोटा आ जाए, यदि 0 से क्या आ जाए, छोटा, मतलब b² - 4ac यदि माइनस में आएगा तो उस समय इसको हम हल नहीं करते थे। ये कैसा होता था, ये इमेजनरी होता था। कैसा होता था, इमेजनरी। तो कुल मिला के हमें बीच वाली कंडीशन याद होनी चाहिए। तो देखो अब क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करना है, ध्यान देना। सबसे पहले इक्वेशन लिखना है p + 4 ब्रैकेट के बाहर x² माइनस p + 1 ये x प्लस का 1 = 0। जो भी x² के आगे से होता है उसे क्या बोलते हैं, a। x² के आगे से जो भी नंबर होता है उसे क्या बोलते हैं, a। तो a का मान कितना है, p + 4। जो भी x के आगे होता है उसे क्या बोलते हैं, b। तो b की वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, माइनस का p + 1 आएगा। ठीक है, साइन के साथ लेते हैं। और मुझे बताओ c की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है। क्वेश्चन ने बोला है कि इसमें बराबर मूल हैं और वास्तविक मूल हैं। कैसे मूल हैं, बराबर मूल और वास्तविक मूल हैं। उसके लिए मैंने कंडीशन तुम्हें बता रखी है। कंडीशन होती है b² - 4ac = 0, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा दे रखा है हमें। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखनी है मात्र। बताओ b की जगह क्या रखूंगा, यह वैल्यू रखूंगा। वैल्यू क्या है, माइनस का p + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 × a। जल्दी बताओ a की जगह क्या रखना है, p + 4 रखना है, इंटू c की जगह कितना रखना है, 1 रखना है। ठीक है, इक्वल टू में क्या आएगा, 0। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि इतना छोटा क्वेश्चन 6 नंबर में दे देंगे। भाई खाली होल स्क्वायर सॉल्व करके इसको सॉल्व कर देना है। तो बताओ, माइनस का स्क्वायर कल ही बताया था प्लस में आता है हमेशा, तो इसको मैं कर देता हूँ p + 1 का होल स्क्वायर माइनस, भाई 4 का p में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4p, माइनस प्लस माइनस 4 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान देना। 4 का p में मल्टीप्लाई करा 4p, माइनस 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 सॉरी माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16। भैया ये 1 है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करो ना करो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इक्वल टू में क्या है, 0 है। भाई x + y का होल स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या होता है फॉर्मूला, x² + 2xy + y²। ध्यान से देखना, दोबारा बता रहा हूँ, x² + 2xy प्लस का y² माइनस का 4p माइनस का 16 = 0। अब यहाँ से ध्यान देना,
पी स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2p आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4p माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो देखो फिर से द्विघात समीकरण आ गई, p स्क्वायर, बताओ 4p में से 2p को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस का साइन आएगा कि प्लस का माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 2p आएगा। 16 में से 1 माइनस करोगे तो माइनस का 15 बराबर 0। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है द्विघात बहुपद जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया हुआ था। तो इसके फैक्टर कर दो, पी स्क्वायर माइनस का 2p माइनस का 15 इक्वल टू 0। एक ऐसा नंबर सोचना है जो मल्टीप्लाई कर कर क्या आएगा, माइनस का सॉरी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 15 और माइनस करके कितना आना चाहिए 2। तो 5 3 15, 5 गुणा 2 सॉरी 5 माइनस 2 3, ठीक है, मतलब 5 माइनस 3 2 आ गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी स्क्वायर माइनस पी माइनस 15 इक्वल टू 0। ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 5 माइनस 3, क्योंकि माइनस करके 2 आना था, मल्टीप्लाई करके 15 आना था। पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस माइनस प्लस का 3p माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से कॉमन ले लो p, यहाँ क्या बचेगा p माइनस 5, p माइनस 5 भगा दूंगा क्लास से बाहर सीधे। यहाँ एल्स कॉमन क्या आ जाएगा 3 कॉमन आएगा तो यहाँ हो जाएगा p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो भाई एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है उसे लिख लेते हैं, एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से p प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 और p माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक p की वैल्यू आ गई माइनस का 3 और एक वैल्यू आ गई p की वैल्यू 5। यही आंसर है। सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्वेश्चन 6 नंबर में आए या ना आए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 4 नंबर में आएगा, छोटा आएगा इससे क्वेश्चन। हो सकता है ये भी आ सकता है 6 नंबर में, बस इसमें थोड़ा सा क्या है गुणा भाग करना है। और ये दूसरा चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लेना, ये सब जगह यूज़ होता है, जैसे इसमें भी हो गया। इससे पहले वाले में भी ये फॉर्मूला था, परसों वाले में बताया था तो उसमें भी यही था 2 नंबर वाले में। तो ये सब जगह मिल रहा है, जल्दी से इसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सारी समस्या यहीं पर है, इनको सॉल्व करो और आगे को बढ़ते रहो, ठीक है। आप सभी लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको ले लीजिएगा और इसके बाद आराम से नोट करना है ना। अभी सिर्फ समझने पर ध्यान दो, मैं क्या समझा रहा हूँ, कैसे गुणा भाग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा गलती होती है कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है, वही चीज़ को आपको समझना है। स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में आराम से इनको नोट कर लेना, ठीक है। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर क्योंकि समय बहुत कम है। ये रहा अगला क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है क्रिकेट टूर्नामेंट में 60 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं, दिए गए आंकड़ों का बहुलक वर्ग, भैया मॉडल क्लास भी तो लिखना है इसमें, और बहुलक क्या ज्ञात करना है, बहुलक भी ज्ञात करना है। तो जल्दी से, बहुलक आसान होता है और हर किसी को माध्य, बहुलक और माध्यिका आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम बोलते हैं f1। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, f1 बोलते हैं। f1 से पहले वाला जो नंबर होता है f0 होता है और f1 के बाद वाला नंबर f2 होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनको नोट करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, नोट करूँगा। भैया f1 कितना है 30 है, f0 20 है और f2 18 है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, इसके बाद ध्यान देना, f1 के जो सामने वाला नंबर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, l बोलते हैं। तो l यहाँ पर कितना है 50 है। और h क्या होता है, इन दो नंबरों के बीच का गैप ही h कहलाता है। तो h कितना है इन दोनों के बीच में गैप 10 का है। सब कुछ हमने डिटेल लिख ली है। अब आपको होना चाहिए फॉर्मूला याद। भैया बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान देना। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h होता है। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान देना। जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। L की जगह कितना रखना है 50 प्लस f1 की जगह लिखा हुआ है 30
माइनस F0 की जगह 20 बट्टे 2 इंटू F1। F1 कितना है 30 माइनस F0 कितना है 20 माइनस F2 कितना है 18। F2 कितना है 18 है, ठीक है। इंटू H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 10। तो भाई जल्दी से गुणा भाग कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा। ये हो जाएगा 50 प्लस, बताओ 30 में से 20 माइनस करके कितना आया 10 बट्टे 30 का 2 से गुणा 30 दूनी 60, माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है 20 और 18 हो गया 38 और गुणा में कितना है 10 है, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, ये रहेगा 50 प्लस, बताओ 10 का 10 से गुणा करोगे कितना आएगा 100 आएगा बट्टे भाई 60 में से 38 माइनस करो तो 22 आ गया। तो 100 से 22 को भाग करना है। जब तुम 22 से 100 को भाग करोगे तो 22 पंजे 110 होता है, तो 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 22 चक्को 88, अब 12 बचा, 12 में जाएगा नहीं, पॉइंट 120, 22 पंजे 110, तो ये आ गया 4.5। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 54.5। जब भी कोई भी आंसर पेपर में पॉइंटों में आएगा तो वहाँ पर हमेशा उस आंसर के पीछे से लिखना है लगभग। क्या लिख देना है, लगभग लिख देना है। और ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से एक 6 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। हो सकता है ये डाटा चेंज होके आ जाए, लेकिन क्वेश्चन 101% आएगा। हो सकता है बहुलक आए, हो सकता है माध्य आए, हो सकता है माध्यिक आए, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन को आपको देना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जल्दी से आगे की ओर हम बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं 6 नंबर के, और इस समय बहुत कम है ना। तो इस समय ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे हम क्वेश्चनों की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे भाई, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इस समय हमारा मेन ध्यान होना चाहिए 80 से 80 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं, तो वही ये क्लास है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। शांता एक शेड में उद्योग चलाती है जो एक घनाभ के ऊपर अर्ध बेलन के आकार का है। यदि शेड का आधार 7 मीटर 15 मीटर है तथा घनाभ भाग की ऊंचाई 8 मीटर है, तो शेड में समा सकने वाली हवा का आयतन ज्ञात करो। इसके अतिरिक्त यदि मशीनें 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती हैं और 20 कर्मचारी हैं जिनमें से प्रत्येक औसतन 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरता है, तो शेड में शेष हवा का आयतन ज्ञात करो। यदि आप लोगों ने 10th की मैथ्स की बुक पढ़ी हो एनसीईआरटी, तो उसमें यह एग्जाम्पल है, सेम टू सेम एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। तो इसका मतलब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा दे रहा है एनसीईआरटी वाला। तो भाई क्या करना है, ध्यान से सुन लो। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल हैं महत्वपूर्ण, उनको कर लो। फिर एक बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा भाई ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं है, उसका वेट करो बस। ध्यान देना, पहले इसका चित्र बनाना है। बोल रहा है एक घनाभ है, यहां ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। बोल रहा है एक घनाभ है, एक घनाभ बनाते हैं पहले। इस घनाभ के ऊपर कैसा बेलन रखा गया है, ध्यान देना, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक अर्ध बेलन रखा है भाई। अगर इसके ऊपर मैं बेलन रखूंगा तो बेलन कैसे रखूंगा, देखो ऐसे, ये बेलन और यहाँ से बेलन ऐसे, समझ में आ रहा ना कैसे बेलन रखा है करके। ये यहाँ वाला भाग हमें दिखेगा नहीं, दिखेगा वैसे ये वाला भाग हमें ऐसे अंदर की साइड को होगा, ये वाला भाग दिखेगा नहीं। ऐसे बेलन रखा है, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये बेलन है। ये क्या रखा है, बेलन काट के। अरे बेलन ये होता है, बेलन सिलेंडर ये होता है, इसको काट के रखा है, तो ये वाला भाग इसके ऊपर रखा है। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। और बोल रहा है इसका आधार कितना है, एक 7 है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15 मीटर है। कितना है, 15 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर देखो 7 और 15 मीटर है। घनाभ भाग की जो ऊंचाई है वो 8 है। इसका मतलब जो ये घनाभ है इसकी जो ऊंचाई है वो कितना मीटर दे रखा है, हमें 8 मीटर दिया हुआ है। कितना दे रखा है, 8 मीटर। तो क्या क्या दिया है पहले लिख लो, ठीक है। हमें एक एल दे रखा है, कितना, 15 मीटर। एल बी कितना दे रखा है, 7 मीटर। और ऊंचाई दे रखी घनाभ की कितना, 8 मीटर,
ठीक हो गया। अब ध्यान देना, ये बेलन है और इस बेलन की त्रिज्या यही तो होगी। अगर बेलन का व्यास 7 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। तो त्रिज्या मैं मानता हूँ 7/2 मीटर। बताओ इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो ऊंचा होगा, तो ऊंचाई कितनी है इसकी 15। इसको L मान लेता हूँ मैं, या तो बेलन की ऊंचाई लिख देता हूँ, हाँ, या तो H2 लिख दो समझने के लिए। ये बेलन की ऊंचाई होगी, ठीक है, ये बेलन है देखो यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 15 मीटर। बोल रहा है इसमें आयतन कितना है भाई, पहले तो इसका आयतन निकालो, बाद में जो लिखा हुआ है इसको बाद में देखेंगे। तो नीचे से घनाभ है, तो घनाभ का आयतन जल्दी बता दो, L गुणा B गुणा H। घनाभ का आयतन ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना है सभी लोगों को। घनाभ का आयतन होता है L इंटू B इंटू H। तो जल्दी बताओ L कितना है, 15 गुणा 7 गुणा 8, 15 गुणा 7 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा 15 × 8 = 120 और गुणा 7, ठीक है। बरछक 72 बरसते 84, 840, कितना हो गया 840 मीटर क्यूब। इतनी हवा किसके अंदर है, इस बेलन के अंदर है। बोल रहा है इसके ऊपर क्या रखा है, बेलन, तो बेलन का भी आयतन आएगा, लेकिन ये आधा ही बेलन है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, ध्यान देना, मैं यहाँ लिखता हूँ अर्ध बेलन का आयतन, ठीक है, अर्ध बेलन का आयतन, ध्यान से देखना सभी लोग, अर्ध बेलन का आयतन। तो यहाँ ध्यान देना, इसको मैं V मानता हूँ, इसको V1 लिखता हूँ। तो बेलन का आयतन πr² H होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये आधा ही बेलन है तो इसका आधा कर देंगे हम। इसका क्या करेंगे, आधा। किसी भी संख्या का आधा करने के लिए हमें 2 से भाग करना होता है, ये मैंने 2 से भाग कर दिया। πr² H क्या है, बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का आधा करना है क्योंकि यहाँ पर लिखा है अर्ध बेलन है, तो मैंने यहाँ पर बट्टे में 2 लगा दिया। तो भाई चलो गुणा भाग करते हैं, जल्दी से ध्यान देना। ये हो जाएगा 1/2, पाई की वैल्यू 22/7। ध्यान देना, ये आर की जगह कितना होगा 7/2, 7/2 गुणा 7/2, ठीक है। H2 कितना है 15 ही H2 क्यों रखा, क्योंकि भाई ये बेलन की ऊंचाई यही होगी, बेलन की ऊंचाई यही होगी। तो जल्दी से गुणा भाग, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा कितनी बार, 11 बार। तो यहाँ से आंसर कितना आ रहा है 11 × 7 = 77, ठीक है, बट्टे में 2 दूनी 4 गुणा 15। भाई इसको मैं कट कर लेता हूँ, तो 4 से कट जाएगा, ये 4 × 3 = 12 हो गया, 3 बचा नहीं जाएगा, 30 हो गया, 7 × 28, 2 बचा, ये 5 बार। तो भैया अब इसमें 77 का गुणा करना पड़ेगा। गुणा कैसे करते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। 3.75 में मल्टीप्लाई करना है 77 का, तो पहले मैं 7 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 × 7 = 49, 50 × 51 = 52 की 2 हासिल 5, 7 × 3 = 21, 5 = 26। अब मैं इसमें कर लेता हूँ 11 का गुणा, 5 की 5, 5 × 2 = 7 और 6 × 2 = 8, 6 × 2 = 8 और 2 की 2। अब आप लोग कहोगे ये क्या कर रहे हो भाई, गुणा कर लेना यही आएगा, ठीक है भैया। मल्टीप्लाई तो पेपर के अंदर अपने मन से करोगे ना, मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम अपने हिसाब से करोगे। 77 को इससे मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आएगा। तो हमें एक चीज़ और पता चली, हमने कहा भाई जो इसके ऊपर बेलन रखा है, ये देखो इसका आयतन कितना है, इतना है। इसके नीचे जो ये घनाभ है, जो क्यूबॉइड है, उसका आयतन इतना है। यहाँ तक अभी तक हमने कर लिया है। अब इससे आगे भी कुछ दिया है। इसके अतिरिक्त यदि मशीनें 300 मीटर क्यूब स्थान घेरती हैं, मतलब जो मशीन है उसका आयतन कितना दे रखा है 300, ये मीटर क्यूब से पता चला ये मशीनों का आयतन दे रखा है। तो मशीन का आयतन यहाँ पर ही लिखता हूँ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ मशीन का आयतन बताओ कितना है 300 दिया हुआ है। मशीन का आयतन क्या लिखता हूँ, मशीन के आयतन को, इसको V1 मानता हूँ, इसको V2 मानता हूँ, मशीन के आयतन को V3। तो मशीन का आयतन कितना है 300 मीटर क्यूब। कुछ और दिया है आगे को, 20 कर्मचारी भी हैं अभी इसमें, क्वेश्चन में लिखा है 20 कर्मचारी भी हैं, जिनमें से प्रत्येक औसतन 0.08 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। मतलब एक कर्मचारी इतना स्थान घेरता है, और कर्मचारी हैं कितने 20 हैं। तो यदि मैं 20 को इससे गुणा करूं तो कर्मचारी कितना स्थान घेरते हैं वो भी मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर लिखता हूं कर्मचारी का आयतन, कर्मचारी का आयतन, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। कर्मचारी का आयतन कितना मानता हूं, कर्मचारी का आयतन को V4 मानता हूं। भाई कितने कर्मचारी हैं 20, और एक कितना स्थान घेर रहा है, यहां पर लिखा है
0.08, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.08 से। तो ध्यान देना, जब गुणा करोगे 1 0 से 1 पॉइंट हट जाएगा, 8 दूनी 16, तो 1.6 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब जो 20 कर्मचारी थे उन्होंने कितना स्थान घेर दिया है, 20 गुणा 0.08, 1 0 से 1 पॉइंट खिसकेगा, 8 दूनी 16 मतलब 1.6। अब इन सबको जोड़ देना है, ये क्वेश्चन है। सबका अलग अलग निकाला हमने, पहले इस घनाभ का आयतन निकाला, ये रहा। फिर हमने कहा ऊपर जो बेलन रखा है इसमें कितनी हवा आ सकती है, हमने कहा इतनी हवा आ सकती है। बोला मशीनों का आयतन 300 है, मैंने लिख दिया मशीन का आयतन 300। बोला 20 कर्मचारी हैं इस फैक्ट्री के अंदर और एक जना इतना स्थान घेरता है, तो मैंने बोला इसका मतलब इन्होंने इतना स्थान घेर लिया होगा। तो टोटल अगर मैं निकालना चाहूं, यदि मैं टोटल निकालना चाहूं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। एक मिनट, यहां पर ध्यान से देखना, एक चीज ध्यान से देखना भाई, ये तो क्या है, सेट बना रखा है। ये जो मशीनें हैं और जो इंसान हैं ये कहाँ होंगे, इस घर के अंदर ही तो होंगे। ध्यान देना, ये जो मशीन है और जो कर्मचारी हैं इस घर के अंदर ही तो बैठे होंगे, इस घर के अंदर बैठे होंगे। तो ध्यान देना, V1 और V2 तो जुड़ेंगे, V1 और V2 तो जुड़ेंगे क्योंकि टोटल आयतन है। इसमें से ये जो दो कर्मचारी हैं और मशीनें हैं उन्होंने स्थान घेरा होगा, उनको हमें क्या पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा। माइनस V3 और माइनस V4, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बोला जो मशीनें हैं, मान लो इसका आयतन निकाल दिया मैंने पूरे का, इन दोनों को जोड़ के। मैंने बोला इसके अंदर कुछ इंसान भी बैठे हुए हैं, इसके अंदर कुछ इंसान भी बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ मशीनें भी रखी हुई हैं। तो ये मशीनों ने और इंसानों ने भी तो जगह घेरी है, ये जगहों को मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 840 प्लस 288.75, ठीक है। माइनस करना है 300 और माइनस 1.6, जोड़ो, प्लस वालों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 और 1 11.75। इन दोनों को ऐड करोगे तो ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना, 7575 8 0 0 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 9 10 11 में से माइनस करोगे क्या, 301.6, माइनस माइनस जुड़ता है तो भाई प्लस में से माइनस कर दो। ध्यान देना, तो यहाँ 5 में से 0 जाएगा 5, 7 में से 6 घटाओ तो बचा 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 में से 1 गया तो कितना आएगा 7, यहाँ बचा 2, 2 से 0 गया तो 2, 11 में से 3 जाएगा तो 8, 827.15 मीटर क्यूब। मज़ा आ गया इस क्वेश्चन को करने के बाद भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों से बन रहे हैं तो समझना 80 से 80 आने की गारंटी फिर पूरी है। अगर ऐसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं बिना क्वेश्चन को कहीं से देखे हुए, तो सबसे पहले इसका चित्र अगर जिससे बन गया, जिसने इस क्वेश्चन को सोच लिया वो कर पाएगा। देखो गुणा भाग तो थोड़ा सा ही है ना, गुणा भाग तो 1 2 3 लाइन ये, 3 लाइन ये पहले से दिया है, ये पहले से ही दिया है, बस इन सबको जोड़ना है। मेन काम क्या है, ये जो चित्र बना हुआ है इसको पहचानना, और पहचान में कब आएगा, जब पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, मैं यहाँ से साइड हट रहा हूँ, जल्दी से आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, फिर बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ठीक है, छठे चैप्टर से ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन मैं फिर कहता हूं, यदि तुम मार खाओगे तो इसी चैप्टर से मार खा सकते हो, नहीं तो सारे क्वेश्चनों को उड़ाते हुए चलोगे। मैंने बोल रखा है जो पढ़ा रहा हूं वही पेपर के अंदर आने वाला है। ठीक है, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आएगा नहीं आएगा। 27 तारीख को पेपर होगा, शाम को सॉल्व कराने आऊँगा, उस समय बोलना कि मैंने पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ना है क्वेश्चन। आधारभूत अनुपातिक परिमेय, अनुपातिक परिमेय मतलब थेल्सी थ्योरम की बात करना चाह रहा है। किसकी बात कर रहा है? थेल्सी थ्योरम की बात कर रहा है कि विलोम को लिखिए, साथ ही दिए गए चित्र में BF अपॉन FC भी ज्ञात करो। बोल रहा है इसकी थ्योरम लिखनी है, इसकी विलोम की परिमेय लिखनी है। ठीक है, जहां AD पैरेलल है DC के, पैरेलल है E और F के, तथा AE अपॉन ED हमें दे रखा है 2/3। साथ ही AB बराबर 10, A और B कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दिया है, और DC कितना दे रखा है D और C 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तो ई एफ की लंबाई, ई और एफ की लंबाई तुम्हें यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में दी है उसको लिख लो। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। क्या करना है, जो जो चीज़ दिया है उसे यहाँ पर लिख लो, दिया है करके। ठीक है, देखो क्या क्या चीज़ दे रखा है यहाँ पर हमें दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या चीज़ दिया है उसे देखना। दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि क्या ए बी पैरेलल, ध्यान देना, ए बी पैरेलल समांतर है डी सी के पैरेलल ई और एफ के, ये तीन आपस में क्या है, पैरेलल हैं। इसके बाद हमें क्या चीज़ दे रखा है, ए ई अपॉन ई डी बराबर 2/3। ध्यान देना, यहाँ पर हमें दिया है ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू 2/3, ये भी हमें दे रखा है। ठीक है, इसके बाद हमें दे रखा है ए बी बराबर 10, मैं यहीं पर लिखता हूँ ए बी बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और हमें क्या दे रखा है, डी सी दे रखा है, डी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। इतना लिखते ही तुम्हें मिल गया 1 नंबर। कितना नंबर मिल गया भाई, 1 नंबर मिल गया, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। इतना तो सब लिख ही सकते हो, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ऐसे लिखना है। इसके बाद क्या लिखना है, ज्ञात करो, सॉरी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ध्यान देना, मैं तरीके सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बदल के भी आए तो फिर भी क्वेश्चन करोगे। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, टू प्रूफ, क्या सिद्ध करना है हमें नंबर 1 तो ये निकालना है कि बी एफ अपॉन एफ सी निकालना है। ध्यान देना, हमें निकालना है बी एफ अपॉन एफ सी निकालना है नंबर 1। और नंबर 2 हमें क्या निकालना है, ई और एफ की लंबाई निकालनी है। ठीक है, ई और एफ की हमें क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। लेकिन हमें दे रखा है आधारभूत अनुपातिक परिमेय के विलोम को भी लिखना है। भाई ये थ्योरम तुम्हें याद होनी चाहिए और इस थ्योरम को पढ़ लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, 6 पॉइंट जो हमारा छठा चैप्टर है उसकी जो दूसरी थ्योरम है वही ये थ्योरम है। ठीक है, साफ साफ लिख रखा है, थेल्स थ्योरम का जस्ट उल्टा वाला भाग लिखना है। अब उसका उल्टा क्या है मैं ये भी बता देता हूं, हल्का सा थेल्स थ्योरम के बारे में बता रहा हूं। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, थेल्स थ्योरम कहती है कि यदि कोई एक त्रिभुज है, यदि कोई एक ट्रायंगल है, इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के समांतर हम एक लाइन खींचे, मैंने कहा इसके समांतर एक लाइन खींच दी मैंने, तो बोलता है कि यह समान अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान देना, ए बी सी, अगर इसको डी लिखूं इसको ई लिखूं तो ये कहता है कि ए डी का जो अनुपात है वो क्या होगा, डी बी किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा, ई सी। ये क्या है, थेल्स थ्योरम है और थेल्स थ्योरम प्रूव करने को भी आ सकती है, बताऊंगा आगे को। लेकिन ये हमारे पास क्या है, अनुपातिक परिमेय है। बोल रहा है इसका उल्टा लिखना है हमें, इसका क्या लिखना है, उल्टा लिखना है। तो भाई अगर कोई एक त्रिभुज के समांतर एक लाइन है तो वो उसे बराबर अनुपातों में बांटती है, ये तो हमें पता है। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या होगा, यदि हमें बराबर अनुपात दिए हैं तो जो उसकी एक लाइन है वो तीसरी साइड की क्या होगी, समांतर होगी। यही हमें लिखना था। फिलहाल मैं इसको नहीं लिखाऊंगा, इसको तुम्हें याद करना है, इसको याद कर लेना। आगे को जो चीजें पूछी वो पूरा बताता हूं। दिए गए चित्र में हमें क्या निकालना है, बी एफ अपॉन एफ सी का रेशियो निकालना है। भाई ध्यान से देखना, मैं बार बार बता रहा हूं चीजों को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट छप सकता है पेपर में, बिल्कुल नंबर भी चेंज नहीं होगा, इतने गारंटी दे रहा हूं। अगर छपने वाला होगा तो डायरेक्ट छपेगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ध्यान देना, अब मैं सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को लेता हूं। ध्यान देना, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल को ले रहा हूं मैंने ये बोला ये ट्रायंगल देखो, ध्यान देना, क्या इसमें ये तीन लाइन, ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल है कि नहीं है। उसने पहले ही बोल रखा है पैरेलल है, ध्यान से देखना, उसने बोल रखा है 3 के 3 पैरेलल हैं। ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये 2 लाइनें पैरेलल है। यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी ट्रायंगल के अंदर किसी भी वन साइड के इक्वल में एक पैरेलल लाइन खींची जाए तो वहां पर थेल्स थ्योरम लगती है, ये हमें पता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन बड़ा है तो छोटा छोटा लिखूंगा। इन ट्रायंगल, ध्यान देना, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, हमें पता है कि ए बी जी और एफ के समांतर है। ठीक है, मैं यहां पर लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, जगह थोड़ी सी कम है। ए बी पैरेलल है किसके, जी और एफ के। ठीक है, जी और एफ के पैरेलल है। भाई अगर ये थेल्स थ्योरम है तो इन दोनों का रेशियो भी बराबर होगा।
अब कौन सा रेशियो, अगर मैं कहूँ AG के बट्टे में GC, तो यहाँ ध्यान देना, मैंने बोला AG के बट्टे में GC बराबर है किसके, BF अपॉन FC। ध्यान देना, मैं लिखूंगा BF अपॉन FC। हमें यही तो निकालना है, BF अपॉन FC। क्या AG और GC मुझे दिया है? क्या AG अपॉन GC हमें दिया है? नहीं दिया है, ये चीज़ हमें नहीं दी गई है। ठीक है, नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरी वाली साइड भी इसकी आपस में रेशियो इक्वल होगा, AG GC BF FC, तो AB अपॉन GF भी होना चाहिए भाई, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। अनुपात बराबर होगा AB बट्टे GF। क्या यहाँ से कुछ निकलेगा? जल्दी बताओ भाई, यहाँ से कुछ निकला? हमें क्या दे रखा है? हमें D और C दे रखा है, तो DC कहाँ से निकाल सकता हूँ मैं? नहीं निकाल सकता हूँ। दूसरा में क्या दे रखा है? AB दिया है। AB अगर मैं यहाँ लिख दूँ, अगर मैं यहाँ क्या लिख दूँ, A और B लिख दूँ, तो BF अपॉन FC फिर भी नहीं निकलेगा। चलो फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 में मान लेता हूँ, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब ऐसे ही यदि मैं देखना चाहूँ ये वाला ट्राइंगल, ध्यान देना, यदि मैं देखना चाहूँ इस वाले ट्राइंगल को, यहाँ भी तो थेल्स थ्योरम लग सकती है, हाँ कि ना? लग सकती है। देखो ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर ध्यान देना, इन ट्राइंगल, बोलो तो क्या है ट्राइंगल? ADC, ADC। ध्यान देना, इसमें पैरेलल क्या है? DC और EG आपस में क्या है? पैरेलल हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान देना, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो AE अपॉन ED, ध्यान देना, AE अपॉन ED बराबर हो जाएंगे AE अपॉन ED, AG अपॉन GC, AG अपॉन GC बराबर हो जाएंगे किसके? ध्यान देना, किसके हो जाएंगे? हाँ, EG अपॉन DC, EG अपॉन DC। क्या इन दोनों में कोई कॉमन मिला हमें, कोई चीज़? ध्यान देना, AG अपॉन GC, AG अपॉन GC और AG अपॉन GC, ये तीन आपस में बराबर हैं, ये तीन आपस में बराबर हैं, ये दो आपस में बराबर हैं। इसका मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखना, मैंने बोला 2 बराबर 3 बराबर 4, थोड़ा सा समझना, मैंने बोला 2 बराबर 3 बराबर 4, ये लिखा। अगली लाइन से मैंने लिख दिया 5 बराबर AG, यहाँ ये है, यहाँ ये है, तो 2 लिख देता हूँ, 2 बराबर 6। मैंने बोला ये दो आपस में बराबर हैं, ये 2 3 के बराबर भी है, 3 4 के बराबर भी है, तो ये 2 5 के बराबर भी है, 2 6 के बराबर भी है। इसका मतलब क्या है? ये सारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि दो चीज़ें मुझे कॉमन मिल गई, AG इनके बराबर भी है, AG इनके बराबर भी है, तो ये सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से मैं लिख सकता हूँ। ध्यान से देखना, क्वेश्चन 6 नंबर का है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं आएंगे नंबर। समीकरण 1 व 2 से अब मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वही लूँगा। ध्यान देना, मैंने ये बोला मुझे चाहिए क्या? मुझे निकालना है BF अपॉन FC। कहाँ पर रहा? ये रहा। मैंने बोला BF अपॉन FC मुझे निकालना है। बताओ मुझे दूसरी चीज़ पता क्या है? AE अपॉन ED है कहीं? AE अपॉन ED, ये दो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि AG और GC किसके बराबर है? BF अपॉन FC के बराबर, और AG अपॉन GC भी किसके बराबर है? AE अपॉन ED। जब ये दो बराबर हैं तो ये दो क्यों ना बराबर होंगे? ये दो भी बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा AE, ध्यान देना, AE अपॉन ED हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा एक आंसर तो निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू पता है। BF अपॉन FC इक्वल टू, बताओ AE अपॉन ED कितना दिया है? 2/3। इसका मतलब हमारा एक आंसर निकल के आ गया है। बेहतरीन क्वेश्चन, अभी एक ही आंसर हमारा निकला है। ठीक है, हमको 1 नंबर क्वेश्चन लिखेगा मिल जाएगा यहाँ तक, 1 नंबर हमको इसका मिल जाएगा, 2 नंबर हो गए, 2 नंबर या 1 नंबर इसका मिल जाएगा, 3 नंबर हो गए। क्वेश्चन 6 नंबर का है, अगर हम इसमें 2 नंबर भी मानते हैं, कभी भी नंबर डायरेक्ट आंसर देख के नहीं मिलता है, याद रखना मैथ्स में। 1 नंबर ये परिमेय लिखेगा, ठीक हो गया। 1 नंबर गिवन जो दिया है उसका 2 नंबर, 2 नंबर का ये हो गया 4 नंबर, तो 2 नंबर की चीज़ हमें और करनी है। ठीक है, हमें दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर BF अपॉन FC, ये 2:3 दे रखा है, और ये भी कितना दे रखा है हमें? 2:3। भाई इसका मतलब तो ये चीज़ें आसान हो गई हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरम हमें और लगानी पड़ेंगी। ठीक है, क्या याद करना है हमें?
हमें निकालना है यहाँ पर से इन दोनों की लंबाइयाँ निकालनी है, मतलब पूरे की लंबाई निकालनी है। तो अब क्या करें भाई, ध्यान देना। अब हमें पता चल गया है ये समान अनुपात में हैं, ये समांतर भी हैं, ध्यान देना। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल सी, या यहीं से लिख देता हूँ सी जी एफ वो ट्राइंगल सी ए बी, ये दो ट्राइंगल आपस में पैरेलल हैं, सॉरी पैरेलल बोल रहा हूँ। ये क्या है, ये है सर्वांगसम हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, सिमिलर हैं, सॉरी समरूप हैं। क्या हैं, समरूप हैं, सिमिलर हैं। और सिमिलरों की खासियत क्या होती है, यहाँ देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। मैंने बोला ए बी सी ई एफ जी, ध्यान देना। मैंने बोला कि ये सिमिलर हैं दो के दो। मैंने क्या बोला, ये सिमिलर हैं। कौन कौन सिमिलर हैं, ए बी सी सिमिलर है किसके, एफ ई जी के। तो इनका जो अनुपात है वो भी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ए बी का अनुपात किसके बराबर रहेगा, ई एफ के बराबर, ठीक है, ए बी ई एफ बट्टे में। फिर बी सी किसके बराबर रहेगा, एफ जी के बराबर। ये नियम होता है अनुपातिक थ्योरम का। तो यहाँ ध्यान देना, मैंने ये बोला कि बताओ सी और जी, ध्यान देना, सी और जी कहाँ है, सी जी ये रहा, सी और जी किसके बराबर हो सकता है, सी ए, इसके बराबर हो सकता है क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल यही है, बट्टे सी ए। भाई जी और एफ किसके बराबर हो सकता है, ए बी के, बड़ा वाला ट्रायंगल वही है क्योंकि, बट्टे अगला बताओ सी और एफ, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, फिर सीधे छप सकता है पेपरों में। सी और एफ देखो, पहला और तीसरा लिया तो यहाँ भी क्या लूँगा, पहला तीसरा, तो क्या हो जाएगा, सी और बी हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन पहले करा होगा तभी कर पाओगे, जब पेपर में जाने से ये क्वेश्चन 6 से 7 बार करा होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन छू भी नहीं पाओगे, ठीक है। ध्यान देना, मैं पहले यहाँ से यहाँ तक जी एफ निकाल लेता हूँ भाई। ए बी मुझे पता है क्या, 10 पता है। क्या मुझे सी एफ पता है, सी और एफ, क्या मुझे सी बी पता है, सी एफ तो पता भी है लेकिन सी एफ नहीं पता है, लेकिन इसका कुछ काम नहीं है यहाँ पर, सी जी और सी ए का मुझे कोई मतलब नहीं है कहीं सी जी वहाँ दिख रहा है, कहीं सी और जे नहीं दिख रहा है, छोड़ दो, हटा दो, सी जी कहीं नहीं है। तो अब देखो यहाँ ध्यान देना, इसको हटा दूंगा, इससे हमें लेना देना नहीं है, इन दोनों से लेना देना है। भाई कैसे करेंगे, ध्यान देना, मैं भी इसको रब करूँगा यहाँ पर ही समझना चीज़ों को, नहीं तो यहाँ से देखो जगह नहीं मिल रही है करने की, छोटा छोटा लिखते रहता हूँ। अगर मुझे जी एफ निकालना है, ठीक है, जी एफ निकालना है, बताओ ए और बी कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर, 10। ध्यान देना, मैंने बोला इस सी एफ को उठा के, ध्यान देना, सी एफ को मैं सी एफ लिखता हूँ और सी और बी, ध्यान देना, इस सी एफ को सी एफ लिखा। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही बातें, भगा दूंगा यहीं से क्लास से बाहर। सी एफ ऐसी रहा, ध्यान देना, सी और बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एफ प्लस बी एफ, हाँ कि ना, अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। मैंने बोला ये रहा सी और बी, सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, सी एफ और एफ बी, कुछ भी लिख सकता हूँ। ध्यान देना, सी एफ प्लस एफ बी लिख सकता हूँ। कैसे लिखा दोबारा से देखना, जी एफ ऐसी रहा, ए और बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 10 लिख दिया, इक्वल टू सी एफ ऐसी रहा, लेकिन सी और बी को क्या लिख सकता हूं मैंने बोला यहां से यहां तक, मैंने कहा इसको अलग अलग कर दो, सी एफ और बी एफ करके लिख दो, लिख सकता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इतना आराम से बता रहा हूं। इसके बाद देखो, इसको ऐसी रहने दो, जी एफ अपॉन 10 ऐसी रहेगा। अगर मैं क्या करूं, इस पूरे इक्वेशन में इस सी एफ को से भाग कर दूं, सी एफ से भाग ऊपर भी करूं, सी एफ से भाग नीचे भी करूं, ध्यान देना, यहाँ मैंने सी एफ से डिवाइड कर दिया ऊपर भी, और मैंने क्या करा, सी एफ से डिवाइड कहाँ भी कर दिया, नीचे भी कर दिया। अब मैंने ये क्यों करा, अभी ध्यान देना, सी एफ से सी एफ कट जाएगा, ऊपर कितना बचा, सी एफ से सी एफ कट जाएगा, ऊपर बचा 1 अपॉन, यहाँ भी बचा 1 प्लस, बताओ एफ बी अपॉन सी एफ, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, देखो एफ, देखो एफ बी अपॉन सी एफ कितना है, 2/3, ये हो गया 2/3। इसी वजह से मैंने यहाँ क्या करा, सी एफ से डिवाइड करा है ताकि मुझे आंसर यहाँ से पता चल जाए। तो यहाँ से जी एफ इक्वल टू कितना हुआ,
10 बराबर के इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये आ गया 10, ये आ गया 10। इसके बाद ध्यान देना अपॉन में एलसीएम लेना आता होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2। तो बताओ 3 बराबर के कहाँ चली जाएगा, ऊपर 30 बट्टे 3 और 2 5। तो 5 से 1 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो ये कितना आ गया, 6। ये कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब वैसे तो हमें पता है अगर ये 6 आ गया तो ये भी 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी कितना है, 2/3 और ये भी कितना है, 2/3। अगर ये 6 आ गया तो तीसरी साइड भी कितनी होगी, 6 होगी। लेकिन हमें वो प्रूफ करना पड़ेगा। फिलहाल इतना करो, आगे को और करना है अभी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना आराम से समझा दिया है, समझ में आ गया होगा, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। एक आंसर हमारा 6 आ गया है। ऐसी सेम टू सेम चीज़ें हमें यहाँ भी करनी पड़ेंगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ठीक है, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भाई ये हमने कितना निकाल दिया है, 6 मीटर निकाल दिया है मेरे दोस्त। ये 6 मीटर निकाल दिया है। ए बी 10 है और डी और सी 15 है। ये दोनों रेशियो आपस में ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 है। तो मेरे दोस्त जब इनका रेशियो सेम है और ये थेल्स थ्योरम से प्रूव भी हो रहे हैं 2 के 2 ट्रायंगल, तो जिस प्रकार मैंने ये वाला क्वेश्चन निकाला सेम आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हो क्या। और नहीं तो आप लिख सकते हो इसी प्रकार, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी हो गया। अगर आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि बहुत लेंदी समय हो गया ना, आपने देखा और मैंने बहुत प्यार से आपको समझाया है, तो आप लिख सकते हैं इसी प्रकार। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं थोड़ा सा, आप लिख सकते हैं इसी प्रकार। इसी प्रकार ट्राइंगल किसके अंदर, ए डी सी के अंदर। ए डी सी के अंदर कौन कौन पैरेलल हैं भैया, एफ जी पैरेलल है डी सी के। तो ठीक इसी प्रकार ध्यान देना, जैसे ये 6 आया तो ये भी 6 होगा, क्योंकि सारे रेशियो तो सेम आ रहे हैं भाई। ये भी 2, ये 3, ये 2, ये 3 सिमिलर है। अगर ये 6 आ गया तो ये भी तो 6 आएगा। तो ई और जी की जो वैल्यू आएगी वो भी 6 आएगी। यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट मार सकते हो, 6 मीटर यहाँ पर आ गया। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कर दूंगा। मेरे दोस्ती हमसे ई और एफ पूछ रखा है, ध्यान देना। तो ई और एफ बराबर क्या हो जाएगा, यदि ई और एफ निकालना है तो ई जी, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ई जी प्लस जी एफ। अरे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई, ई जी और जी एफ लिख सकता हूं मेरे दोस्त। ई जी 6 है और जी एफ भी 6 था, 6 और 6 12 सेंटीमीटर। लाजवाब मैं क्वेश्चन कहूंगा, पढ़ के चले जाना। या तो आएगा थेल्स थ्योरम या दिखेगा ये। 1-2 टाइप और बचे हैं, उनको भी मैं करा दूंगा भाई पेपर से पहले पहले नहीं, परसों ही प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरा वाला, तो उसमें करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने कर लिया होगा, इससे पहले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वो अचानक से जो लिखा हुआ क्वेश्चन था अचानक मिट गया, तो मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि स्क्रीनशॉट ले लो करके। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट इसका और वाला भी करेंगे। और 100% मैंने आपसे बोला है ये 9वें चैप्टर से 100% 6 नंबर का पेपर आएगा। पढ़ लेना मेरे दोस्त, 100% बोला है, 100%। करने का तरीका देखना, बहुत आसान क्वेश्चन आता है इसका। जिसने चित्र बना लिया उसने पेपर आसानी से कर लिया। 2 प्रेक्षक ए और बी एक टावर के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। भैया बना दो टावर, भैया क्या बना दो, टावर बना दो। टावर ए और बी, सॉरी ए और बी मत लिखो, टावर बनाओ फिलहाल। ए और बी से टावर के शीर्षों के उन्नयन कोण बोल रहा है। ए और बी 2 प्रेक्षक हैं, ठीक है, जो ए और बी एक टावर के विपरीत ओर हैं। ये टावर है, टावर के अपोजिट साइड में 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। मैंने बोला ठीक है, 2 व्यक्ति होंगे, एक व्यक्ति यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर। अभी मुझे नहीं पता कौन कहाँ पर है, लेकिन उसने बोला 2 व्यक्ति हैं ए और बी। अभी नहीं लिखूंगा ए और बी। ए और बी से टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होते हैं, जो ऊपर की ओर देखते हैं उसे उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब नीचे को देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। तो ये ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, उन्नयन लिखा है तो ऊपर की ओर देख रहे होंगे। तो ये व्यक्ति देख रहा है, कहां देख रहा है, टावर के शीर्ष, टावर के शीर्ष पर देख रहा है ये व्यक्ति। और ये वाला ये देख रहा है टावर के शीर्ष पर।
ये वाला व्यक्ति भी टावर के शीर्ष पर ही देख रहा है मेरे दोस्त, लेकिन एक का कोण 30 डिग्री है और एक का 45 डिग्री है। ध्यान देना, ये कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। अब धीरे धीरे ध्यान देना, ये 90 डिग्री का है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, पहले ऐसे था ना, ध्यान देना। अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, अब थोड़ा कम हो गया होगा ना। अब ये धीरे धीरे ऐसा आएगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा। इसका मतलब लंबवत से जितना दूर जाते रहेगा एंगल घटते रहता है। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं। मैं ऐसे देखा हूँ, अभी मैं ऐसे देखा हूँ, सीधे देखा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक उड़ते हुए पक्षी को देख रहा हूँ, पक्षी बहुत दूर है, मैं उसे देख रहा हूँ। देखो मैंने अभी आके ना हल्का सा ऊपर को कर रखा है। पक्षी उड़ते हुए मेरे सर की ओर आ रहा है और मैं धीरे धीरे ऐसे देख रहा हूँ, पक्षी ये आ गया है। भाई जो ये चिड़िया उड़ के आई, अब मेरा एंगल ज़्यादा बन गया ना एकदम, और अभी तक मेरा एंगल क्या था? कम। इसका मतलब अगर दूर से देख रहा है तो एंगल कम बनेगा, और यदि जैसे जैसे नज़दीक जाएगा एंगल बढ़ते रहेगा, ये याद रखना। इसका मतलब यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ 30 डिग्री का। देखो जो यहाँ पर खड़ा होगा ना, वो इसको देख रहा होगा, वो आसानी से देख लेगा, ज़्यादा सर ऊपर नहीं करेगा, वो आराम से देखेगा। मान लो मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ मेरा सर ऐसे ऐसे ऊपर को होगा, क्योंकि भाई बिल्डिंग है, टावर है। तो भैया जब मैं ऐसे ऊपर की ओर आराम से देख पा रहा हूँ, जब ज़्यादा ही ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा जो सर है वो एंगल ज़्यादा बनते जा रहा होगा। तो इसका मतलब दूर में एंगल कम और पास में एंगल ज़्यादा, ये याद रखना। पहला ए व्यक्ति था और पहला एंगल 30 डिग्री था, तो यहाँ ए लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो। भैया ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर की है। ए और बी के बीच में दूरी 100 मीटर। बस जिसने ये कर लिया समझो उसके 6 नंबर पक्के हैं भाई। ए बी कुछ भी लिख दो, पी क्यू। जिसने ये कर लिया उसके 6 नंबर पक्के हैं, जिसने चित्र बना लिया। यहाँ से आगे कुछ नहीं है, मैं इसको एच मान लेता हूँ, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, बस ठीक है। क्लास लंबी हो गई है, कोई बात नहीं भाई, 6 नंबर के क्वेश्चन भी तो हैं, बस एक क्वेश्चन और है इसके बाद। ध्यान देना, यहाँ पर लिखना पड़ता है, माना ए बी एक टावर है, ए बी एक टावर है तथा ए व बी, सॉरी ए बी नहीं, पी क्यू है ना, टावर तो पी क्यू है ना। ए व बी क्या है? प्रेक्षक हैं, जो टावर के शीर्ष के साथ, जो टावर के किसके साथ? शीर्ष होता है ना, शीर्ष के साथ क्रमशः ये लिखना पड़ता है 30 डिग्री व 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये लिख लेना भाई, 2-3 लाइनें, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। त्रिभुज पी क्यू बी में पहले देखो जितने त्रिभुज बनेंगे उतनी बार सॉल्व होगा, याद रखना इस क्वेश्चन को। पी क्यू बी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ भैया। ये लंब या आधार तो tan थीटा होता है, हमेशा tan थीटा लगेगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों में। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, बस ध्यान दो। tan भैया थीटा 30 की 45, गुरुजी आपने तो ये वाला त्रिभुज लिया है, यहाँ तो हमें 45 नज़र आ रहा है, tan 45 बराबर लंब बताओ, लंब कितना है गुरुजी? h है। बता दो आधार कितना है, यहाँ से यहाँ त्रिभुज किस पर बैठा है गुरुजी? x मीटर। भैया tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 इक्वल टू h अपॉन x, तो h और x बराबर आ जाएंगे। तो h इक्वल टू क्या आ गया मेरे दोस्त? x आ गया, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान देना, एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब भी एंगल 45 डिग्री होता है तो ऊंचाई और आधार बराबर होता है, याद कर लो। अगर यहाँ पर ऊंचाई 20 होता तो ये भी 20 ही आता, अगर ये 30 होता ये भी 30 ही आता, ये 40 होता ये भी 40 आता। तो सीधे याद ही कर लो चीज़ों को भाई, कुछ चीज़ें आपको ना सीधे पता भी होनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में तो ऐसा करोगे, लेकिन जब पता होंगी चीज़ें, मान लो कभी गलत आ रहा है लेकिन तुम्हें शॉर्ट ट्रिक पता है, तुम कहोगे यार ये कहीं ना कहीं गलत हो गया, तो उसको सुधार करोगे ना अपना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर एंगल 45 डिग्री है तो ऊंचाई और आधार बराबर होता है। पहला ट्रायंगल सॉल्व कर दिया, अब हम लेके चलेंगे दूसरा वाला ट्रायंगल, पी
क्यू और ए, पी क्यू ए बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। ठीक है, बड़े वाले ट्रायंगल की बात करेंगे त्रिभुज पी क्यू ए में। फिर से वही फॉर्मूला टेन थीटा भी थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बता दो, h बट्टे आधार। भैया यहाँ से यहाँ तक है ना त्रिभुज, आधार यही तो है, तो बताओ आधार कितना है, 100 तो ये है, x मीटर ये है, तो 100 प्लस एक्स, 100x मान लिख देना, 100 प्लस एक्स 100 मीटर ये रहा, x मीटर ये रहा। 10 का मान कितना होता है दोस्त, 1/√3। बहुत सारे बच्चों को वैल्यू याद नहीं है, भैया वीडियो आपके लिए आ जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना होगा 100 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100 प्लस x हो जाएगा, बट्टे में ये √3 यहाँ चले जाएगा। ठीक है, ये √3 यहाँ चले जाएगा, तो √3x हो गया। क्या हो गया, √3x। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना हमेशा। टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। भैया टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, और टावर की ऊंचाई क्या है, h। तो अगर मैं इस x को हटा दूं तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो इस x को हटाओ ना, इस x की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, इस x को हटाना है। गुरुजी ऐसा कर लेते हैं मेरे दोस्त, कैसा कर लेते हैं बताओ। गुरुजी ऐसा करो, x की जगह ना आप h लिख दो, ये x गायब हो जाएगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया बात है, बोलते हो आप लोग। x प्लस x और h बराबर तो हैं, मैं x को h लिखूंगा। आप लोग कुछ कहोगे तो नहीं मुझसे, भैया कुछ कह ही नहीं पाओगे, क्योंकि x और h बराबर हैं, x की जगह h लिख दिया। 100 बराबर h बराबर के उधर गया, h इक्वल के उस साइड जाता है तो माइनस का हो जाता है। 100 इक्वल टू, भैया h कॉमन ले लो, क्या ले लो, h कॉमन दोनों में है, तो यहाँ क्या बचेगा √3, यहाँ क्या बचा -1। हमें h पूछ रहा था ना, तो भैया अगर कोई चीज़ इक्वल के उधर जाती तो कहाँ चले जाती है, अपॉन में चले जाती है, यही h की वैल्यू है। और यदि आपको √3 की वैल्यू पता है 1.73 होता है तो आप रख दीजिए, यदि नहीं भी पता है तो भी आंसर हो जाएगा। हो सकता है कई सारे बच्चे हर का परिमीकरण करें, कर दोगे तो अच्छी बात है, समय है तो कर लो। हर का परिमीकरण क्या होता है, जो चीज़ें अपॉन में हैं उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन बीच के साइन चेंज हो जाता है। यहाँ माइनस है तो दोनों साइड प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 अपॉन में हमेशा फॉर्मूला बनता है x + y x - y, तो होता है x² माइनस का y²। स्क्वायर से ये कट गया तो 3 में से 1 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताओ कितना है। ऊपर तो है 100 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 अपॉन में देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 से ये कट जाएगा 50। तो जो आंसर आया h सीधे लिख देता हूँ भाई, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 50 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1। यहाँ पर छोड़ोगे हो सकता है एग्जामिनर 6 में से 5 ही नंबर दे, और हर का परिमीकरण करोगे आंसर आ जाएगा 101% इस चैप्टर से 6 नंबर का आएगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, मैंने कराया। एक और बचा है, बस उसको जल्दी से हम कर लेते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया होगा, ठीक है। काफ़ी लंबे समय से आप पढ़ रहे हो भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट क्वेश्चन में ये कहूँगा ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया होगा तभी आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर आपने पहले ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। हालांकि क्वेश्चन आसान है, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात की ओर जाता है। बोल रहा है एक मीनार हमारे पास है भाई, क्या हमारे पास है, एक मीनार हमारे पास है, ध्यान देना ये मीनार है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, पाद मतलब होता है उसके पांव तक जाता है, ये राजमार्ग है। मीनार के शीर्ष पर खड़ा एक व्यक्ति, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है भैया मीनार पर।
एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण, भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण किसे बोलते हैं? जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा हो, ऊपर खड़ा होकर नीचे की ओर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, अवनमन कोण बोलते हैं मेरे दोस्त। तो यहां से देखेगा, देखो अवनमन कोण का ये रहता है, मान लो ये व्यक्ति खड़ा है, पहले ऐसे देख रहा होगा सीधे सीधे, इसको जैसे ही नीचे गाड़ी दिखी इसने अपना सर नीचे की ओर कर दिया, तो ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। तो यहां पर भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा मेरे दोस्त। दो समांतर रेखाओं के बीच में ऐसे लाइन बननी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर कोण होंगे। जो एक समान गति से मीनार के पात की ओर आ रही है। बोला यहाँ पर ना एक कार है, ये कार कहाँ की ओर आ रही है? मीनार की ओर आ रही है। एक समान चाल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये पहुंचते पहुंचते यहाँ पर पहुंच गई। कितने सेकंड में? 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। ये कार चली भैया 6 सेकंड तक, यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई। अब इसका जो कोण ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन, अब कितना डिग्री हो गया? 60। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये भी कितना डिग्री होगा? 60। अभी बताया था ना, जितना दूर जाओगे एंगल कम होगा। देखो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 60 डिग्री। भैया यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगा? यहां देखो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री पाया गया। इसका मतलब यहां से यहां आने में इसे कितना सेकंड लगा मेरे दोस्त? 6 सेकंड का समय लगा। ये दूरी नहीं है, ये सेकंड है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, भैया बोल रहा है यहाँ से यहाँ कितने समय में पहुंच जाएगा? मैंने बोला n सेकंड में। कितने सेकंड में? n। अब ध्यान से देखना भैया, मुझे दूरी नहीं पता है, मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मुझे ये समय पता है, लेकिन इसकी चाल एक समान है, ABCD, ठीक है। माना चाल है ना, चाल को बोलते हैं स्पीड, और स्पीड कितनी है? मैंने बोल दिया x है। स्पीड कितनी है बोल दिया? चलो x से क्या v मान लो, हमने बोल दिया स्पीड v है भैया। v की स्पीड से चल रहा है, एक समान स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्पीड से चलेगा। भैया मुझे स्पीड पता है, मुझे समय पता है, क्या मैं दूरी निकाल सकता हूँ? तो गुरुजी निकाल सकते हो। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला है। तो दूरी यदि मुझे निकालनी है, चाल कितनी है? v, और समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड का समय लग रहा है, तो भैया दूरी हो जाएगी 6v। ये कौन सी दूरी है? d से c तक 6v दूरी है। गुरुजी ये बता दो, इसको n सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा? मैं बोलूँगा nv, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्यों भैया? चाल तो v रहेगी हमेशा, और समय कितना लग रहा है यहाँ से यहाँ? n सेकेंड। बस जिसने ये कर लिया उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब ध्यान देना, ठीक है। पहला त्रिभुज ये वाला सॉल्व करूंगा, इसको h मान लेता हूं दोस्त। क्या मान लेता हूं? इसको h मान लेता हूं। ये h हो गया त्रिभुज। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं भैया, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देना। फिर से वही tan थीटा, थीटा की जगह कितना? 60 डिग्री बराबर लंब कितना? h बट्टे, तुम पूरा लिखोगे वहाँ एक बार, tan थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार पूरा लिखना। भैया क्लास लंबी हो गई है तो मैं यहाँ सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, एक लाइन बड़ा लेना, ठीक है। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार लिख लेना, ये सबको पता होना चाहिए। tan थीटा की जगह 60, लंबी की जगह h, बट्टे आधार कितना है यहाँ से यहाँ तक? nv है। कितना है? nv। गुरुजी tan 60 का मान तो √3 होता है, तो √3 बराबर h बट्टे nv। ये ऊपर वाला h है, ध्यान देना, ये ऊपर वाला h है, नीचे वाला n है, ठीक है। बताओ इस nv का गुणा √3 से होगा, तो भैया h बराबर कितना हो जाएगा? h इक्वल टू कितना हो जाएगा? √3nv। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। हमेशा बस सिर्फ इक्वेशन ही सॉल्व करनी है, tan थीटा का मान ही रखना है हमेशा। दूसरा त्रिभुज कौन सा नजर आ रहा है मेरे दोस्त? ध्यान देना, दूसरा त्रिभुज ये नजर आ रहा है, ABD। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इन ट्राइंगल, छोटा कर दो भैया क्योंकि क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है ना, इस वजह से मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABD, तो ABD में क्या होगा? फिर से वही tan थीटा की जगह 30 डिग्री बराबर लंब है कितना? h, आधार ध्यान देना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दो कितना है। गुरुजी ये nv था, ये 6v है, तो दोनों को जोड़ दो ना। तो मैंने बोला कितना हो गया जोड़ के बता दो? 6v, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, इसमें जोड़ दूंगा nv, तो ये हमारा आधार हो गया भाई। ये क्या हो गया? आधार हो गया। tan 30 का मान 1/√ कितना होता है? 3 होता है, बराबर h बट्टे 6v
प्लस एन वी। भैया मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। क्या यहाँ एच की जगह मैं कुछ लिख सकता हूँ? हाँ गुरुजी लिख सकते हो। एच की जगह एच की वैल्यू लिख दो। एच की जगह क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त? √3 एन वी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये 6v प्लस एन वी ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखना चीज़ों को भैया। अपॉन में चीज़ें हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ। तो बताओ इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो 6v प्लस एन वी आ जाएगा इक्वल टू √3 का यहाँ मल्टीप्लाई। √3 3 होता है ना, 9th में पढ़ा था ना, सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हट जाता है रूट। √3 3 हो गया, एन वी ऐसे ही रहेगा। गुरुजी अब क्या करोगे? देखो आंसर दिख गया है। 6v इक्वल टू 3 एन वी ऐसे ही रहेगा। एन वी इक्वल के उधर जाएगा, माइनस का एन वी होगा। भैया 6v इक्वल टू 3 एन वी में से एक एन वी माइनस करोगे तो 2 एन वी बचा, तो v से v कट जाएगा, बचा 6 इक्वल टू 2n। तो n का मान आ जाएगा 6/2, n का मान आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब ये जो गाड़ी है इसको C से B तक पहुंचने में कितने सेकंड लग रहे थे? n, और n का मान मैंने कितना निकाला? 3 सेकंड। देखो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं है भाई, 6 नंबर का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है। देखो एक स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरे स्टेप में वैल्यू पुट करनी है बस। देखो दोस्तों गुणा भाग तो आपको आना चाहिए। मैं हर बार बोलता हूँ इस चैप्टर को वही कर पाएगा जो ये चित्र बनाएगा। जिसने चित्र बना दिया उसके बाद सारे बच्चे कर लेंगे, क्योंकि tan थीटा ही लगाना है, 2 एंगल बनने हैं, उनको सॉल्व ही करना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सेट पूरा हो चुका है। और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, अब ये जो बोले थे कि इंग्लिश में कराओ, अगले से इंग्लिश में ही मैं कराऊंगा, हिंदी इंग्लिश बोथ में कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो डिमांड थी उसको मैंने पूर्ण रूप से सुना और आप भी इस डिमांड को पूर्ण रूप से सुनेंगे, है ना। अपने इस क्लास को अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक, जो भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उन तक वीडियो को भेजिएगा और उनसे बोलिए कि भाई मैथ्स बहुत आसान है। बस एक चीज़ मैथ्स में मैं कहता हूँ, आप किससे पढ़ रहे हैं, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका सोचने का नजरिया कैसा है। अगर ये 2-3 चीजों पर आपने काम कर दिया तो मैथ्स से आपको प्यार हो जाएगा। मैथ्स बहुत आसान सब्जेक्ट है भाई, बच्चे इसको देख के डरते हैं, है ना। अभी लास्ट समय में आपके बीच में आया हूं, मैं फिर भी आपसे ये वादा कर रहा हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे द्वारा। तो भाई आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। एक प्यारा सा कमेंट, और जो एक बात मैंने बोली थी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार फिर बोल रहा हूँ, वो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है। आपके ही फायदे की चीज़ें आएंगी। मैं मिलूँगा अब अगले सेट में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।